Hello and welcome dear students. Let us continue with our revision lecture. Revision of full portion of CA Final Direct Tax, May 20 and November 20 exam, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स लेक्चर. अब तक हम लोगों ने जब हम ऑर्डर ऑफ द टेक्स्ट बुक जा रहे हैं, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड टिल अवर लास्ट चैप्टर. अरे कौन सा था यार लास्ट चैप्टर? एक बार रुको यार, पॉज करके देखने दो लास्ट वीडियो में. हाँ यार, पिछला वाला वीडियो चेक कर लिया. टनेज टैक्स स्कीम लास्ट था. अरे होता है रे कभी कभी, ऐसा देखने का नहीं. हाँ होता है कभी कभी. तो टनेज टैक्स स्कीम तक वी हैव फिनिश्ड. लेट अस कंटिन्यू इन द ऑर्डर ऑफ अवर टेक्स्ट बुक. आफ्टर टनेज टैक्स स्कीम आवर नेक्स्ट टू चैप्टर्स आर पेनल्टीज एंड मिसलेनियस प्रोविजंस. क्विकली आई विल रिवाइज द टू चैप्टर्स फॉर यू. ज्यादा कुछ इसके अंदर एक्चुअली डिटेल देखने या करने जैसा है नहीं, लेकिन जितना करना है उतना बता देता हूं. पेनल्टीज वेन एवर देर इज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी लॉ. कुछ करने का बोला लेकिन आपने किया नहीं, अगर करने का ना बोला वो आपने किया. वेन एवर देर इज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी लॉ यू विल हैव टू पे अ मॉनेटरी फाइन कॉल्ड पेनल्टी. चैप्टर चालू होता है एक सेक्शन के साथ 273B जो बोलता है इफ देर इज अ रीजनेबल कॉज फॉर डिफॉल्ट, तो रीजनेबल कॉज वाले केस में आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगा. बट इफ देर इज नो रीजनेबल कॉज ऑब्वियसली देर विल बी पेनल्टी. बट कुछ केसेस में आपको ये रीजनेबल कॉज का फैसिलिटी नहीं मिलेगा. पेनल्टी अंडर 270A अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग. पेनल्टी अंडर 271 AAB सर्च वाला एंड AAC अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट एक्सप्लेन अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट इनकम. इनके केस में जो 271 AAB एंड AAC एंड 270A इस केस में छोड़ के बाकी सब केसेस में यू विल बी गिवन दिस फैसिलिटी इफ देयर इज एनी रीजनेबल कॉज. इफ देयर इज एनी रीजनेबल कॉज में पेनल्टी नहीं लगेगा. बिकॉज ऑल दीज केसेस आर क्लियर केसेस ऑफ कंसीलमेंट वाले केसेस में ऑब्वियसली देयर कैन नॉट बी एनी रीजनेबल कॉज. इसके अलावा ये चैप्टर एक फिक्स सिस्टम है. सेक्शन डिफॉल्ट पेनल्टी, सेक्शन क्राइम पेनल्टी. मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ना जो क्वांटम ऑफ पेनल्टी है वो जाके लर्न करना है. बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पेनल्टी 25,000 है, या टैक्स ऑडिट नहीं कराने का 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1,50,000 विच एवर इज लोअर है. कैश लोन लेने का 100%, रिपेमेंट का 100%. यू विल हैव टू गो एंड लर्न. और आपके ये बेटर कन्वीनियंस के लिए अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर वेयर अवर चैप्टर गेट्स ओवर एंड बिफोर अवर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट, उधर आपके कन्वीनियंस के लिए वो चार्ट भी आपको बना दिया. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आपको क्वांटम ऑफ पेनल्टी बताओ. बिकॉज इफ द क्वांटम इज करेक्ट देन इवन योर एनिमी कैन नॉट टेक अवे योर मार्क्स. और अगर क्वांटम रॉन्ग है तो मैं भी अगर आपका पेपर चेक कर रहा हूं, बोलिए आप मेरे को भी एनिमी मत बोलना, मैं दोस्त है. अगर मैं भी आपका पेपर चेक कर रहा हूं तो मैं भी आपको मार्क्स नहीं दे पाऊंगा अगर आपने क्वांटम रॉन्ग लिखा है. एक सेक्शन जो आपको अच्छे से करना चाहिए दैट इज सेक्शन 270A पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग 50% of the under reported tax. Penalty for misreporting 200% of the under reported tax. मतलब misreporting में penalty will be exactly 4 times. Misreporting is a bigger crime. लेकिन हमको सबको पता है, ये रिवीजन का लेक्चर है तो पता है कि इंस्टीट्यूट ने आज तक जितने क्वेश्चन पूछे सब क्वेश्चन में एक ही चीज बोला, assuming there is no misreporting, assuming there is no misreporting, assuming that. उनको पता ही नहीं है ऐसा कौन सा केस है जिसमें अकेला मिस रिपोर्टिंग है या अंडर रिपोर्टिंग नहीं. मिस रिपोर्टिंग होगा तो अंडर रिपोर्टिंग पक्का होगा, लेकिन अकेला अंडर रिपोर्टिंग कब होता है? बिकॉज जो डेफिनेशन है वही वैसे दिया. तो हम क्विकली अंडर रिपोर्टिंग का डेफिनेशन. इफ इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, रिटर्न फाइल किया लेकिन योर असेस्ड इनकम इज मोर देन योर इनकम एज पर इंटीमेशन. माइंड यू रिटर्न की इनकम नहीं देखेंगे क्योंकि मिस्टेक करेक्ट होती है इंटीमेशन के अंदर. सो वी विल बी चेकिंग द मिस्टेक एज पर योर योर रिटर्न के हिसाब से जो मिस्टेक है उसको करेक्ट करके. टैक्स एज पर इंटीमेशन है उसको चेक करेंगे. असेस टैक्स को इंटीमेशन वाले टैक्स के साथ कंपेयर करेंगे. देन सब्सिक्वेंट असेसमेंट में एवरी टाइम देयर इज अ न्यू असेसमेंट, दैट इज जितनी बार भी रीअसेसमेंट होता है उतनी बार भी जो नया इनकम और पुराने इनकम का डिफरेंस है वो. एंड इफ यू आर शोइंग अ लॉस, तो लॉस केसेस में या तो आपका लॉस रिड्यूस होगा या प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा. दीज आर केसेस ऑफ अंडर रिपोर्टिंग. द कैलकुलेशन पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर. फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी अंडर रिपोर्टेड इनकम. ये क्राइम बाय क्राइम दिया. इफ योर इनकम इज एक्सीडिंग बेसिक एग्जेम्पशन एंड यू आर नॉट फाइलिंग ROI, यहां पे आपका मार्क्स जा सकता है. अंडर रिपोर्टेड इनकम विल नॉट बी द एंटायर इनकम, असेस्ड इनकम माइनस बेसिक एग्जेम्पशन. टैक्स कैलकुलेशन में आपका पूरा टैक्स ही आएगा, उसका टेंशन नहीं है. लेकिन अंडर रिपोर्टेड इनकम विल बी असेस्ड इनकम माइनस बेसिक एग्जेम्पशन. अंडर रिपोर्टेड इनकम इज असेस्ड इनकम माइनस बेसिक एग्जेम्पशन. और अंडर रिपोर्टेड टैक्स जब कैलकुलेट करते हैं तब क्या बोलते हैं? कैलकुलेट टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन. बात तो वही हो गया, कैलकुलेट टैक्स ऑन असेस्ड इनकम. बट अंडर रिपोर्टेड इनकम का डेफिनेशन क्या है? असेस्ड इनकम माइनस बेसिक एग्जेम्पशन. इन केस ऑफ द सेकेंड थिंग दैट इज असेसमेंट जब आपका हुआ तो व्हाट इज गोइंग टू बी अंडर रिपोर्टेड इनकम? असेस्ड इनकम माइनस इंटीमेशन. रिटर्न नहीं, उसमें मिस्टेक होता है. एवरी टाइम देयर इज अ न्यू असेसमेंट, तो नया इनकम माइनस पुराना इनकम फॉर एवरी रीअसेसमेंट. न्यू इनकम माइनस द लास्ट इनकम, प्रीवियस इनकम.
एंड जो लॉस वाले केसेस है उसमें अगर आपका लॉस रिड्यूस हो रहा है या प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है, जो डिफरेंस है वही आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम है। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू शो एंड व्हाट यू आर अलाउड, वो अंडर रिपोर्टेड इनकम। हाउ टू कैलकुलेट टैक्स, पहले स्टेप में अंडर रिपोर्टेड इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन करके करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो टैक्स ऑन असेस्ड इनकम हो गया। दूसरे केस में आप डिफरेंस पे नहीं कर सकते, यू हैव टू कैलकुलेट टैक्स ऑन बोथ, टैक्स ऑन असेस्ड इनकम एंड टैक्स ऑन योर इनकम एज पर इंटीमेशन, दोनों के बीच का डिफरेंस आपका अंडर रिपोर्टेड टैक्स। सेम थिंग विल हैपन इन एवरी न्यू असेसमेंट, एवरी सब्सिक्वेंट असेसमेंट, न्यू इनकम के ऊपर टैक्स माइनस ओल्ड इनकम का टैक्स, आपको दोनों पे करना पड़ेगा, डायरेक्ट डिफरेंस पे नहीं होगा। लेकिन जहां तक आपके लॉस वाले केसेस का सवाल है, ये कॉम्प्रोमाइज है, हमारे पास कोई एक और ऑप्शन नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज है, हमारा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम वो जो अंडर रिपोर्टेड इनकम जो डिफरेंस है उसी को टोटल इनकम मान के अकॉर्डिंगली उसी के ऊपर हम लोग टैक्स लायबिलिटी कर देंगे। ये 4 केसेस में मिलेगा हमको हमारा अंडर रिपोर्टेड टैक्स। इफ इट इज ओनली अंडर रिपोर्टिंग देन इसको डिवाइड बाय 2, इफ इट इज मिस रिपोर्टिंग देन मल्टीप्लाई बाय 2। आज तक सारे आंसर में डिवाइड बाय 2 किया 50%, अस्यूमिंग देयर इज नो मिस रिपोर्टिंग। मिस रिपोर्टिंग होती कब है? फर्स्ट, रॉन्ग एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मिस रिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, इनकम नहीं दिखाया, एक्सपेंस बिना प्रूफ दिखाया, इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाया, ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट नॉट सबमिटेड, दिस 6 केसेस इट विल बिकम मिस रिपोर्टिंग। तो हमको समझ गया, मिस रिपोर्टिंग है तो पक्का अंडर रिपोर्टिंग, अंडर रिपोर्टिंग है तो पक्का मिस रिपोर्टिंग, दोनों हमेशा साथ में ही होगा। एंड देयरफॉर आज तक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वी विल ऑलवेज डू 50 अज्यूमिंग देयर इज नो मिस रिपोर्टिंग बिकॉज आईसीएआई वैसे कर रहा है। कुछ केसेस दिए है वेयर पेनल्टी विल नॉट गेट अट्रैक्टेड। 1, इफ यू गिव एक्सप्लेनेशन एंड असेसिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड, इफ देयर इज इंटेंजिबल एडिशन, एस्टिमेट के हिसाब से अगर वो आपकी इनकम ऐड कर रहा है तो वो इनकम तो बढ़ा सकता है, टैक्स भी बढ़ा सकता है, मगर पेनल्टी नहीं ले सकता है। नेक्स्ट, एस्टिमेट के हिसाब से अगर कोई एक्सपेंस डिसअलाउ हो रहा है और आपने वॉलंटरीली कोई अमाउंट डिसअलाउ किया है, एस्टिमेट मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, ट्रांसफर प्राइसिंग का रिपोर्ट सबमिट कर दिया तो एंड नेक्स्ट सर्च केसेस, क्योंकि उसके लिए अलग से पेनल्टी। 5 केसेस देयर विल बी नो पेनल्टी, अदरवाइज 270 ये सबसे बड़ा पेनल्टी। इसके ऊपर सम्स भी आता है, एमसीक्यू भी आ सकता है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद दिस। एंड इसमें 270AA का एक वेवर एप्लीकेशन भी होता है। यू फाइल द वेवर एप्लीकेशन ऑन अ कंडीशन कि आप टैक्स के अगेंस्ट अपील नहीं करोगे। सो इफ द वेवर एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड देन टैक्स विल बिकम नॉन अपीलेबल, एंड इफ द वेवर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड दैट रिजेक्शन इज नॉन अपीलेबल। मगर टैक्स के अगेंस्ट अपील करा के टैक्स कम करा दो तो ऑटोमेटिकली आपकी पेनल्टी कम हो जाएगी। सो नॉन अपीलेबल के 2 पॉइंट यहां पे। इसके आगे का जो स्टोरी है वो आपको सेक्शन क्राइम पेनल्टी, सेक्शन क्राइम पेनल्टी वो ही करना है। एक अमेंडमेंट आया है, एक्चुअली अमेंडमेंट मिसलेनियस प्रोविजंस में आया है, बट उसको नहीं फॉलो करने का पेनल्टी इधर है। सो आई एम टेलिंग यू दैट सेक्शन हियर ओनली, और उसका पेनल्टी भी इधर ही बता रहा हूं। 269SU करके नया सेक्शन है, तो 269SS पहले से था, उसका पेनल्टी 271D 100%। 269T पहले से था, उसका पेनल्टी 271E 100%। 269ST एक्सेप्टिंग कैश ऑफ 2 लाख और मोर, वो भी पहले से था, और उसका 271DA भी 100% पहले से था। बट अब आया नया सेक्शन 269SU, वो मिसलेनियस में, और उसका पेनल्टी 271DB, वो आपका पेनल्टीज के चैप्टर में। तो पहले प्रोविजन सीख लेते हैं। इफ योर लास्ट ईयर्स टर्नओवर एक्सीडेड 50 करोड़ रुपीज, लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर 50 करोड़ रुपया क्रॉस किया, तो 1 नवंबर से सेक्शन आया, रिमेंबर मिडल ऑफ द ईयर। तो दिस ईयर आपके जितने कस्टमर्स हैं वो आपको कैश देते हैं, आप ले लो, 2 लाख का लिमिट है, हमको मालूम है। बैंकिंग चैनल से आपको पैसा देते हैं, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड, वो आप ले लो। लेकिन उसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी लेते हो, चलो वो भी ले लो, लेकिन यू विल हैव टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मोड्स, अदर एडिशनल प्रिस्क्राइब्ड मोड्स। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वो ही कर सकते हो, आप दूसरा नहीं, आप आपका कैश और चेक चालू रखो। और ऐसा नहीं है कि कस्टमर को जबरदस्ती वो ही देना पड़ेगा, कस्टमर की जो मर्जी है वो दे, आप भी चालू रखो। लेकिन अगर कस्टमर की इच्छा है तो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, एंड इन दैट दे हैव प्रिस्क्राइब्ड योर रुपे डेबिट कार्ड एंड भीम यूपीआई। अगर कस्टमर का मन हो रहा है इस पेमेंट के थ्रू करने को, तो आपको फैसिलिटी देना पड़ेगा। आप नहीं बोल सकते कि नहीं कैश दे दे या चेक दे दे, मेरे पास फैसिलिटी नहीं। बट प्रोवाइडेड योर लास्ट ईयर टर्नओवर एक्सीडेड 50 करोड़ रुपीज, अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 करोड़ रुपया क्रॉस हुआ है, देन दिस ईयर यू हैव टू प्रोवाइड फैसिलिटी। और ये फैसिलिटी नहीं देने पे यू विल हैव टू पे पेनल्टी ऑफ 5000 रुपीज पर डे। वो 271DB आपका नया अमेंडमेंट का सेक्शन आया। इसके अलावा सीआईटी के पास जो पावर है नॉन अपीलेबल पावर वेव करने का, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 4 ऑफ 273 है, वो भी इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। शो कॉज नोटिस 274 में बिफोर लेवी ऑफ पेनल्टी, इसके लिए तो
जगह जगह से पेनल्टी वर्ड हटा के फीस वर्ड डाल रहे, एंड देन पेनल्टी ऑर्डर्स का टाइम लिमिट 275, स्मॉल चैप्टर पेनल्टीज. एज फार एज मिसलेनियस प्रोविजंस इज कंसर्न, ऑनेस्टली स्पीकिंग नाम ही मिसलेनियस है. जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट राउंडिंग ऑफ इनकम, मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, वो सब इनवैलिड नहीं होगा अगर क्लरिकल है. जनरल सेक्शन है. एक अमेंडमेंट जो आया 269 SU, वो भी आपको एक अमेंडमेंट है, वो बता दिया. फोकस जरूर करना ऑन अ सेक्शन 286 यूनिफॉर्म ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन. पेरेंट एंटिटी अगर नॉन रेसिडेंट है एंड तो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी को सबमिट करना पड़ेगा वेदर आई एम अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी और नो. दिस वाज एक्शन प्लान 13 ऑफ बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग. तो अकॉर्डिंगली सेक्शन 286 में जो यूनिफॉर्म ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन के कंडीशंस है, काइंडली मेक श्योर यू गो थ्रू इट फॉर द पर्पस ऑफ योर इंटरनेशनल टैक्स, बोथ 30 मार्क्स एज वेल एज 100 मार्क्स. मिसलेनियस में अदरवाइज कुछ खास है नहीं. कंटिन्यूइंग इन द ऑर्डर ऑफ द टेक्स्ट बुक चैप्टर्स, नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है TDS, दैट इज tax deducted at source. Whenever one person is making payment to another person, the payer is the source of income for the payee. तो payer deduct करेगा some tax at source. टेंशन मत ले पेई, तेरा नुकसान नहीं है, पेयर का कोई फायदा नहीं है. दिस विल बी डिपॉजिटेड एंड क्रेडिट विल बी गिवन टू द पेई ओनली. क्रेडिट इसको पेई को ही मिलेगा. दिस विल बी डिपॉजिटेड एंड क्रेडिट विल बी गिवन टू द पेई ओनली. एवरीबडी इज विथ मी. क्रेडिट पेई को ही मिलेगा. इनकम ऑफ द पेई, एक्सपेंस ऑफ द पेयर, वो ग्रॉस अमाउंट ही माना जाएगा. इट इज लाइक पूरा पैसा दे दिया और आपने एडवांस टैक्स भरा, आपको क्रेडिट मिलेगा. ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिडक्ट, डिपॉजिट, TDS रिटर्न, TDS सर्टिफिकेट ऑन द पेयर. TDS comes only on selected payments, that also only if it is taxable in India, that also if it is exceeding the monetary limit जो हर एक सेक्शन में दिया है. TDS will come at the rate which is prescribed in all the sections, लेकिन सैलरी और नॉन रेसिडेंट जैसा कि हमको पता है फुल टैक्स एट एप्लीकेबल रेट्स इंक्लूडिंग सरचार्ज और HEC. वैसे तो सारी ड्यूटी पेयर की है, लेकिन पेई को अपना पैन फर्निश करना पड़ेगा. पेई ने पैन फर्निश नहीं किया तो 206AA बोलता है मिनिमम TDS विल बी 20%. TDS will get attracted on personal payment also except two sections 194C and 194J, जहां पे पर्सनल पेमेंट पे TDS नहीं अट्रैक्ट होगा. अदरवाइज पर्सनल पेमेंट के ऊपर भी TDS is going to get attracted. TDS will be deducted at the time of credit or payment whichever is earlier, मगर 9 ऐसे केस है where TDS comes only at the time of पेमेंट. 9 केसेस. लास्ट ईयर तक ये 8 ही केस होते थे. इस बार एक नया सेक्शन आया है 194N. अमेंडमेंट लेक्चर में डिटेल में हुआ है, रिवीजन लेक्चर में भी बताएंगे उसके बारे में. 194N, जब भी हम हमारे बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर एक TDS आया है. ये पेमेंट बेसिस ही हो सकता है. दिस इज कैश विड्रॉल. ये पैसा देगा तभी TDS काटेगा, इसमें कोई जर्नल एंट्री हो ही नहीं सकती है. एंड देयरफॉर अभी 9 केसेस हो गया है where TDS will come only at the time of payment. सेक्शन आगे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड दिस इज ऑल्सो दैट चैप्टर जहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल टैक्स का, दैट कॉन्सेप्ट कॉल्ड इक्वलाइजेशन लेवी, डिटेल में डिस्कस कर. लेट मी वेरी क्विकली रिवाइज विथ यू व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इक्वलाइजेशन लेवी. नॉन रेसिडेंट, नॉट हैविंग परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया. नॉन रेसिडेंट, नॉट हैविंग परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया. प्रोवाइड स्पेसिफाइड सर्विस. स्पेसिफाइड सर्विस में क्या आएगा? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट और डिजिटल स्पेस फॉर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, एनी अदर नोटिफाइड. मोर देन ₹1 लाख कमा रहा है. सर्विस दिया टू अ रेसिडेंट और अ PE ऑफ NR, मतलब इंडिया में किसी को, एंड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस. इसके ऊपर भी नवंबर 19 के RTP में MCQ था. सैलरीड एम्प्लॉय ने लिया, इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा. फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस. नॉन रेसिडेंट, नो PE इन इंडिया, specified service more than 1 lakh to someone in India for business purpose, then equalization levy will get attracted at a rate of 6% all inclusive. और ये भर दिया तो इनकम टैक्स में और कोई टैक्स नहीं लगेगा. रिमेंबर, इक्वलाइजेशन लेवी इज नॉट अंडर इनकम टैक्स एक्ट, इट इज अंडर द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2016. और जो पेयर है उसी को ये ऑल इंक्लूसिव TDS बना के डिडक्ट करना पड़ेगा. ये अलग अलग चैप्टर में आता है. वी चूज दैट वी डिसाइड टू डू इट अंडर TDS. अभी इसके अलावा TDS का चैप्टर रिवीजन बोलेगा तो कुछ ऐसा है दैट यू हैव टू गो एंड पिक अप एवरी इंडिविजुअल सेक्शन. हर एक सेक्शन में देयर विल बी अ पेयर पर्सन रिस्पॉन्सिबल पेई जिसका TDS कटेगा. रेट दिया है, मॉनिटरी लिमिट, बियॉन्ड दैट आपको TDS काटना है. रिमेंबर, मॉनिटरी लिमिट क्रॉस नहीं होता है तो TDS नहीं आएगा. इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जेम्प्ट इनकम है, इनकम टैक्सेबल होगा. लेकिन हाँ, अगर एग्जाम्प्ट इनकम है तो पक्का नो TDS आएगा. एंड देन देयर आर पॉइंट्स टू बी नोटेड एज वी आर अवेयर. कॉन्ट्रैक्टर सबसे बड़ा है सैलरी करके. आपके कन्वीनियंस के लिए टेक्स्ट बुक में जिधर ये TDS का चैप्टर खत्म होता है उधर TDS के चैप्टर के खत्म होने पे सेक्शन, रेट, मॉनिटरी लिमिट, नेचर ऑफ पेमेंट, एक क्विक रिवीजन के लिए इट हैज बीन गिवन टू यू. यू हैव टू मेक श्योर कि हर एक सेक्शन के अंदर का रेट और मॉनिटरी लिमिट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस आपको लर्न हो, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको टेस्ट इसी के ऊपर किया जाएगा. मॉनिटरी लिमिट विल डिसाइड वेदर यस TDS और नो TDS. और अगर क्वेश्चन है अबाउट अमाउंट ऑफ TDS तो आपको रेट भी पता होना चाहिए, मॉनिटरी लिमिट पता होना चाहिए.
क्योंकि अगर बिलो मॉनिटरी लिमिट है तो अमाउंट ऑफ टीडीएस में आपको ऑप्शन 0 चूज करना है, और अगर क्रॉस हो रहा है तो रेट भी पता होना चाहिए। एंड दस रेट एंड मॉनिटरी लिमिट आर इंडिस्पेंसिबल। प्लस कोई कोई सेक्शन में कोई कोई एक्सेप्शन है, वो भी कुछ अमेंडमेंट्स आए, वो आपको बहुत जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। पहला अमेंडमेंट 194A इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज। नॉर्मल लिमिट 5,000 है, बैंक देता है तो 10,000 है, और बैंक अगर सीनियर सिटीजन को देता है तो 50,000 है। जो बैंक का नॉन सीनियर सिटीजन का 10,000 का लिमिट है। बैंक का जो नॉन सीनियर सिटीजन का 10,000 लिमिट है, दैट 10,000 इज इंक्रीज टू 40,000। सो नॉर्मल वाला 5 एज इट इज है, सीनियर सिटीजन का तो 1 साल पहले ही आया था AY 1920, वो भी एज इट इज 50,000 है। जो 10,000 है वो 40 हो जाएगा। ये पहला अमेंडमेंट। थोड़ा आगे चलेंगे तो एक सेक्शन है 194DA, पेमेंट बाय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख और मोर, रेट ऑफ टीडीएस 1%। लेकिन जब ये रिसीट टैक्सेबल होती है मेच्योरिटी की, तभी टीडीएस आता है। समटाइम्स अगेंस्ट दैट यू गेट डिडक्शन, कुछ एक्सपेंसेस हुआ, कुछ कलेक्शन चार्जेस हुआ, यू गेट डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस। तो जो टैक्सेबल अमाउंट है दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अमाउंट दैट यू आर ऑफरिंग टू टैक्स। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे 26AS में दिखता है कि भाई एसएससी को हमने 5 लाख पे किया, तो 5 लाख के ऊपर 1% टीडीएस काटा, तो फॉर्म 26AS इज शोइंग 5 लाख रुपीज। बट इस 5 लाख के सामने अगर एसएससी ने कोई 20,000 के एक्सपेंस का डिडक्शन क्लेम किया, सो द अमाउंट दैट द एसएससी इज ऑफरिंग टू टैक्स इज 4,80,000 बेस्ड ऑन द डिडक्शन। दैट मींस टीडीएस कट रहा है 5 लाख पे और टैक्स भर रहा है 480 पे। 26AS के अंदर की अमाउंट और जो एसएससी ऑफर टू टैक्स कर रहा है वो मैच नहीं हो रही है। और हमको इंडिया में भी एक सिस्टम लाना है आधार बेस्ड। तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपका आधार डिटेल दिया ना, उसके अंदर ही हमारा आपके रिटर्न में ऑटो फिल हो जाएगा तेरा इंश्योरेंस से कितना टैक्सेबल इनकम आया। अब वो टीडीएस 5 लाख पे काटे और आप 480 ऑफर करो तो मैच नहीं होगा। तो वी आर चेंजिंग द रूल। टीडीएस विल नाउ नॉट बी डिडक्टेड ऑन द ग्रॉस अमाउंट, टीडीएस विल बी डिडक्टेड ऑन द टैक्सेबल इनकम कंपोनेंट। तो अगर आपका टैक्सेबल कंपोनेंट 5 लाख नहीं 480 है तो टीडीएस 480 पे कटेगा। इससे क्या होगा, अमाउंट एज पर 26AS और जो अमाउंट टैक्सेबल एज पर रिटर्न है वो मैच हो जाएगा। पहले 5 लाख और 480 मैच नहीं, फिर एक्सपेंस की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती थी। एंड दस टीडीएस विल बी डिडक्टेड ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम कंप्राइज्ड देयरिन। लेकिन फिर वो अमाउंट कम हो गया तो रेट बढ़ा दिया, बोलते अभी 1% नहीं 5% करेगा। सो टीडीएस का रेट चेंजेस फ्रॉम 1% टू 5% एंड द अमाउंट विल बी रिड्यूस फ्रॉम द ग्रॉस पेमेंट टू द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल कंपोनेंट देयरिन। एंड ये मैचिंग के लिए आया है, 1 सितंबर से आया है, मिडल ऑफ द ईयर दिस अमेंडमेंट हैज टेकन प्लेस। अगला अमेंडमेंट रेंट का जो सेक्शन है 194I, एनुअल लिमिट 1,80,000, बहुत सिंपल अमेंडमेंट है। 1,80,000 की एनुअल लिमिट इज इंक्रीज टू 2,40,000 के एनुअल, वेरी बेसिक अमेंडमेंट। 180 जैसे 10,000 का 40 हुआ था 194A में, तो आचीज के 2 सेक्शन में, आचीज इज हॉट फेवरेट, 194AC आपको पता है मैक्सिमम फोकस यू हैव टू डू ऑन दिस। इसमें 2 की मॉनिटरी लिमिट चेंज हुई है। 194A में 3 में से 1 लिमिट 10 को 40 किया, एंड आई में तो एक ही था 1,80,000 पर एनम पर को ओनर इज इंक्रीज टू 2,40,000। अगला एक छोटा सा अमेंडमेंट आया आपका 194IA करके, परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 50 लाख रुपीज और मोर पे जो 1% टीडीएस आता है। एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ दिस 50 लाख एक कंफ्यूजन रहता था कि जब हम घर खरीदते, एक घर की प्राइस होती है, फिर घर के साथ साथ जो बिल्डर हमारे से एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है, फ्लोर राइज, जैसे जैसे यू गो टू हायर फ्लोर्स यू हैव टू पे एक्स्ट्रा चार्जेस, कार पार्किंग का चार्जेस, एमेनिटी चार्जेस, वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्जेस, क्लब मेंबरशिप चार्जेस, इन सब का क्या क्लैरिफिकेशन आया है 1 सितंबर 19 से। ये सब पैसा भी आपके उस लिमिट में इंक्लूड होगा और टीडीएस उसके ऊपर भी डिडक्ट होगा। ऑल सन्ड्री पेमेंट्स रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ अ प्रॉपर्टी विल बी इंक्लूडेड एंड टीडीएस इज गोइंग टू बी डिडक्टेड ऑन द एंटायर थिंग इंक्लूडिंग दिस सन्ड्री पेमेंट्स ऑल्सो। आई होप वी आर क्लियर अबाउट दिस पार्ट। आर वी क्लियर अबाउट दिस? ओके। एंड देन 2 नए सेक्शन आए, दोनों फ्रॉम 1 सितंबर 19 मिडल ऑफ द ईयर। फर्स्ट 194M, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर कमीशन या प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस आएगा। कॉन्ट्रैक्टर कमीशन प्रोफेशनल, हाँ यू हर्ड इट राइट। अरे ये तो रिवीजन लेक्चर है तो ऑब्वियसली आपने पूरा पढ़ लिया, तो आपको पता ही है दैट एनीबडी हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस 194C में फॉर कॉन्ट्रैक्टर, H में फॉर कमीशन या J में फॉर प्रोफेशनल फीस, इंडिविजुअल इच यू हैव नॉट कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट लास्ट ईयर। C में J में अगर पर्सनल पेमेंट होगा दैट मींस नॉट लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, वहां पे नहीं। लेकिन अगर आप साल का पैसा 50 लाख से ज्यादा का दे रहे हो, इफ यू आर मेकिंग पेमेंट ऑफ मोर देन रुपीज 50 lakhs इन अ ईयर, तो हमको 5% टीडीएस पंचायत करने के लिए के इतना बड़े वैल्यू का ट्रांजैक्शन कौन कर रहा है। सो इफ यू आर मेकिंग कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट, कमीशन पेमेंट और प्रोफेशनल फीस पेमेंट मोर देन 50 lakhs इन अ ईयर। अच्छा बाय द वे, सी में, एच में, जे में ऑलरेडी जो कवर हो गया है उनकी मॉनिटरी लिमिट के हिसाब से उनको छोड़ देंगे, वो तो ऑलरेडी हो गया। जो कवर नहीं हुआ है
जो इंडिविजुअल नॉन टैक्स ऑडिट वाले सैलरीड एम्प्लॉयज अगर पे करेंगे तो, या पर्सनल पेमेंट अगर किया सी में जे में, जो कवर नहीं हुआ है वो अगर 50 लाख से ज्यादा है तो 5% टीडीएस 194M फ्रॉम 1 सितंबर 19। और एक और सेक्शन 194N जो मैं स्टार्टिंग में बोला था, इफ यू विड्रॉ कैश फ्रॉम योर ओन अकाउंट, अगर आप अपने बैंक अकाउंट से 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉ कर रहे हो, इफ यू विड्रॉ मोर देन ₹1 करोड़ फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, तो बैंक उस एक्सेस के ऊपर 2% टीडीएस काटेगा। तो पूरे पे नहीं काटेगा, 1.5 करोड़ डिडक्ट किया, विड्रॉ किया तो 50 लाख पे काटेगा, 1 करोड़ 5 लाख किया तो 5 लाख के ऊपर, मतलब फर्स्ट 1 करोड़ नथिंग, बट आफ्टर दैट टीडीएस विल कम। ऑब्वियसली अगर आप एक बैंक के पास अलग अलग अकाउंट करके ऐसा कर दोगे तो बच जाओगे। सो यू हैव टू टेक टोटल ऑफ ऑल अकाउंट्स मेंटेन, मतलब ऑब्वियसली टीडीएस काटने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? बैंक के पास। इट कैन बी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस। वो आपको जब पैसा दे रहा है तो आपके टोटल अकाउंट्स को चेक करेगा, टोटल अकाउंट्स के लिए। तो आपको अगर इससे बचना है तो अलग अलग अकाउंट में ओपन करो, यही रास्ता है। फर्स्ट 1 करोड़ अलग अलग बैंक में अकाउंट ओपन करो तो बच जाओगे, अदरवाइज एक ही बैंक में अलग अलग अकाउंट खोल के फायदा नहीं होगा। फर्स्ट 1 करोड़ नो टीडीएस, आफ्टर 1 करोड़ 2%। ये ओनली ऑन पेमेंट आएगा, पहली बात। दूसरी बात, वी हैव द कॉमन सेंस के यहां पे पेई डज नॉट हैव टू ऑफर दिस टू टैक्स, क्योंकि नॉर्मली पेई को जो अमाउंट ऑफ टीडीएस है वो ऑफर टू टैक्स। अपने ही बैंक अकाउंट से पैसा निकालना किस बात का, ये आपको क्रेडिट मिल जाएगा बस आपके वर्किंग कैपिटल की बत्ती लगाने में इनको, खाली बिकॉज दे वांट यू टू नॉट विड्रॉ कैश। क्यों कैश निकाल रहे हो? बैंकिंग चैनल से ट्रांजैक्शन करो, कैशलेस बनो, क्यों कैश निकाल रहे हो? एक और उसमें आपका नुकसान नहीं है, सो यू कैन प्रोटेस्ट। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगा रहा है, जो भी टीडीएस कट रहा है आपको क्रेडिट मिल रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम है? 1 करोड़ से ज्यादा अगर आप अलग अलग अकाउंट से भी निकालते हो फ्रॉम द सेम बैंक, ऑब्वियसली अलग बैंक से करोगे तो देयर इज नो क्वेश्चन, सेम बैंक से करोगे तो फर्स्ट 1 करोड़ नो, लेकिन एक्सेस के ऊपर 2%। और अमेंडमेंट मिडल ऑफ द ईयर है, ये बात याद रखना। 1 सितंबर 31 अगस्त तक अगर आपने 100 करोड़ भी निकाल दिया है नो टीडीएस, 1 सितंबर 19 से लगेगा। और फिर सीबीडीटी ने एक सर्कुलर निकाल के बोला 31 अगस्त तक टीडीएस तो नहीं आएगा, लेकिन जो विड्रॉल हुआ है क्या वो मॉनेटरी लिमिट में काउंट होगा? सीबीडीटी ने सर्कुलर निकाल के बोला दैट लिमिट ऑफ 1 करोड़ इज फॉर द फुल ईयर, बिकॉज इट इज फॉर द फुल ईयर। 31 अगस्त तक के विड्रॉल मॉनेटरी लिमिट के लिए इंक्लूड होंगे, टीडीएस नहीं आएगा। 5 करोड़ भी निकाल दिया तो टीडीएस नहीं आएगा, लेकिन फिर 1 सितंबर को 1 रुपया भी निकाला तो टीडीएस आएगा। और अगर 31 अगस्त तक 80 लाख निकाला है तो नो टीडीएस, ऑब्वियसली नो टीडीएस। 80 करोड़ भी होता तो नो टीडीएस, लेकिन 1 सितंबर से अब आपको खाली 20 लाख तक नो टीडीएस, आफ्टर दैट टीडीएस चालू हो जाएगा 2% ऑन दी एक्सेस ओवर 1 करोड़ फॉर द फुल ईयर। ये आपको खाली मिडल ऑफ द ईयर वाला जो कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इट इज द ट्रांजिशन ईयर, फर्स्ट ईयर में ध्यान रखना, अगले साल से तो अप्रैल होएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आर वी क्लियर? These are the few amendments that have taken place. बाकी आपको रेट और मॉनेटरी लिमिट लर्न करना है, दैट्स अवर चैप्टर कॉल टीडीएस। आगे चलेंगे तो एडवांस टैक्स, अगला चैप्टर ऑर्डर ऑफ द टीसीएस 3 पार्ट में आता है। उसका पार्ट 3 जो है मोटर कार मोर देन 10 लाख एनी मोड 1% ऑन द एंटायर बिल वैल्यू ओनली फॉर सेल टू कंज्यूमर। आपको इतना याद रखना है, बाकी सब आप रीड कर लेना, इनफ है। अगला चैप्टर एडवांस टैक्स, 2 को छोड़ के सबको भरना है। पहला कौन? रेसिडेंट 60 इयर्स नॉट हैविंग बिजनेस इनकम, एंड सेकंड जिसका फाइनल पेएबल अप टू 9999 आ रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट 10,000 आएगा। देन ऑल्सो यू विल हैव टू एस्टिमेट एंड पे एडवांस टैक्स। 15 जून 15%, 15 सितंबर 45%, 15 दिसंबर मेरे बर्थडे के दिन 75%, एंड 15 मार्च 100%। 100% 4 इंस्टॉलमेंट, लेकिन 44 एडी और एडीए के अंदर जो आते हैं उनको खाली लास्ट इंस्टॉलमेंट 15 मार्च भरना है, उनको पहले की 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर कोई भी एडवांस टैक्स नहीं पे करना है। दैट्स वेरी स्मॉल चैप्टर एडवांस टैक्स। जो भी आप एडवांस टैक्स भरोगे आपको क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज यू विल भी नहीं भरा तो असेसी इन डिफॉल्ट। अगला चैप्टर हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर एडवांस टैक्स के बाद रिफंड एंड इंटरेस्ट ऑन रिफंड। व्हेनेवर योर टैक्सेस पेड आर एक्सीडिंग योर लायबिलिटी देन गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव यू रिफंड आपको रिफंड मांगना पड़ेगा, यू विल हैव टू क्लेम। और अब एक छोटा सा अमेंडमेंट, पहले ऐसा होता था रिफंड को मिलने का 2 तरीका, यू कैन फाइल रिटर्न और सबमिट एन ऑनलाइन फॉर्म। अब वो फॉर्म का सिस्टम बंद हो जाएगा, रिफंड चाहिए तो आपको रिटर्न ही फाइल करना पड़ेगा। आप अपना रिफंड रिटर्न फाइल करके ही ले सकते हो, अदरवाइज रिफंड नहीं मिलेगा जब भी ये। और बाय द वे इफ यू हैव वन एन अपील देन यू डोंट नीड टू क्लेम। अपील जीता हुआ कभी मांगने का जरूरत नहीं, बिना मांगे मिलेगा। ये रिफंड आपको विद इंटरेस्ट मिलेगा। प्रिंसिपल ऑब्वियसली विल बी द रिफंड अमाउंट, रेट विल बी 0.5% पर मंथ, वो लोग जब भी देंगे 0.5%। स्टार्ट डेट विल डिपेंड, टीडीएस एडवांस टैक्स की वजह से हुआ तो 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर, लेकिन बिलेटेड रिटर्न हुआ तो डेट ऑफ फाइलिंग। और अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स की वजह से हुआ तो फाइलिंग और पेमेंट विच एवर इज लेटर। एंड डेट टिल द डेट ऑफ ग्रांटिंग रिफंड। और अगर आपने इंटीमेशन में एक्सेस रिफंड ले लिया और बाद में असेसमेंट में पता चला दैट यू आर नॉट एलिजिबल, तो ये पैसा आपको वापस देना पड़ेगा विद 234D इंटरेस्ट। प्रिंसिपल विल बी एक्सेस रिफंड, रेट विल बी दिस टाइम 0.5%, दिस टाइम रेट इज गोइंग टू बी
0.5% starting from the date you took the refund till the date of ऑर्डर के डेट तक. दैट्स अवर चैप्टर रिफंड. अगला चैप्टर 234 ABC. 234 A इज फॉर लेट फाइलिंग ऑफ ROI. 139(1) में भी हुआ. देन ऑल्सो या इन रिस्पॉन्स टू योर रीअसेसमेंट और सर्च का जो नोटिस है उस नोटिस में टाइम देता है उसमें भी लगेगा. व्हाट विल बी द प्रिंसिपल? द टैक्स अमाउंट. पहले पार्ट 1 की बात करते हैं. वेर 139(1) का टैक्स अमाउंट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ अ मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम ड्यू डेट के अगला दिन एंडिंग ऑन, अगर फाइल किया तो उस दिन, बेस्ट जजमेंट हुआ तो उस दिन, या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डॉक्टर प्रणय रॉय अगर आपने पैसा भर दिया देन ऑल्सो इंटरेस्ट विल स्टॉप. और जो रिस्पॉन्स टू नोटिस है रीअसेसमेंट में, सर्च असेसमेंट में, उस रिटर्न को अगर आपने टाइम पे फाइल नहीं किया तो एक्स्ट्रा टैक्स 1% स्टार्टिंग फ्रॉम नोटिस खत्म हुआ उसका अगला दिन एंडिंग ऑन फाइलिंग बेस्ट जजमेंट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. 234A इज फॉर लेट फाइलिंग. 234B का पार्ट 1 इज फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स. अगर आप 90% एडवांस टैक्स भर देते हो नो इंटरेस्ट, लेकिन अगर आप 90 से कम भरते हो एंटायर शॉर्टफॉल विल बी लायबल फॉर 1% इंटरेस्ट फ्रॉम 1 April ऑफ असेसमेंट ईयर, जब तक आप पैसा भरो या ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर. पार्ट 2 जो सर्च में और रीअसेसमेंट में तेरा इतने सालों का एक्स्ट्रा टैक्स हमने पकड़ा, तो उस साल से लगाकर इस साल तक तूने जो पैसे का मजा लूटा, उस पैसे के मजे को लूटने के लिए तेरे को भरना पड़ेगा इंटरेस्ट. वो आपका पार्ट 2. एक्स्ट्रा टैक्स 1% वहां के असेसमेंट ईयर से 1 April से लगाकर टिल द डेट ऑफ पेमेंट और ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर. एंड व्हेनेवर वी आर मेकिंग एन एप्लीकेशन टू इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, उस एक्स्ट्रा टैक्स के ऊपर भी 1%, वो 1 April ऑफ असेसमेंट ईयर से लगाकर अब जब हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, माइंड यू वी विल मेक पेमेंट बिफोर एप्लीकेशन बट इंटरेस्ट विल स्टॉप ऑन एप्लीकेशन, वो आपका इंटरेस्ट लगेगा. दैट्स योर 234B. एज फार एज योर 234C इज कंसर्न, साल खत्म होने पे हमको एक्चुअल लायबिलिटी पता चलती है. वो एक्चुअल लायबिलिटी का हमको 15, 45, 75, 100 पे करना था एंड ऑन रिस्पेक्टिव डेट्स हमने कितना कितना पे किया. एवरी इंस्टॉलमेंट द शॉर्टफॉल विल बी द प्रिंसिपल. द रेट इज 1%. ये बेस्ट है क्योंकि इसमें पीरियड फिक्स है. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जून में 3 months, सितंबर 3 months, दिसंबर 3 months, मार्च में 1 month बिकॉज इट इज 16 days. शॉर्टफॉल 1%, 3,3,3,1. लेकिन याद रखना पहले इंस्टॉलमेंट में 15 की जगह 12 एंड दूसरे में 45 की जगह 36 पे किया तो चलेगा. द इंटरेस्ट इज नॉट गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड. इंटरेस्ट विल बी अट्रैक्टेड ओनली इफ योर शॉर्टफॉल इज एक्सीडिंग दिस पर्टिकुलर अमाउंट. ओनली इफ योर शॉर्टफॉल इज एक्सीडिंग दिस पर्टिकुलर अमाउंट, देन ओनली योर इंटरेस्ट विल कम. इतना मिनिमम भर दिया तो नहीं, लेकिन सिर्फ पहले 2 इंस्टॉलमेंट में, 3rd एंड 4th में नहीं मिलता है. तो पहले 2 में हमको मार्जिन दैट इज 15 का 12 एंड 45 का 36 याद रखने का. तीसरे वाले में हमको मार्जिन नहीं आता है वो याद रखने का. और चौथे वाले में इट विल बी ओनली 1 month, वो याद रखने का. दैट्स अवर 234C interest. This is our interest under 234 ABC. Whenever any amount is payable, you have to pay within 30 days. 30 days के अंदर अंदर अगर आप पैसा नहीं भरते हो तो 31st day onwards 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ अ मंथ आपका इंटरेस्ट अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा. फ्रॉम द 31st day इंटरेस्ट विल गेट अट्रैक्टेड एट 1% पर मंथ और पार्ट. जब तक आप पैसा नहीं भरोगे तब तक. ये था हमारा इंटरेस्ट का चैप्टर. इसके बाद एक चैप्टर है छोटा सा रिकवरी प्रोसीडिंग्स. रिकवरी प्रोसीडिंग्स में कुछ ज्यादा स्पेशल या कुछ खास दिया नहीं है. व्हेनेवर देयर इज असेसी इन डिफॉल्ट, आप पैसा नहीं भरते हो, 1 ऑप्शन आपके यहाँ पे TRO भेज के रिकवरी करेंगे. 2nd ऑप्शन आपको किसी से मिलने वाला है उस 3rd पार्टी से रिकवरी करेंगे. स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प ले सकते हैं. अगर DTAA TIEA है तो फॉरेन गवर्नमेंट से हेल्प ले सकते हैं. वेरियस वेज ऑफ रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम असेसी हैज बीन गिवन. रिकवरी प्रोसीडिंग्स वेरी स्मॉल एंड लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम. पढ़ना है तो रीड कर लेना, नहीं करोगे तो it is okay. This takes us to our next chapter, that is transfer pricing. Obviously very important whenever you are shifting profits from high tax country to low tax country by manipulating your internal price, then we will apply the provision of transfer pricing. Section 92 main section बोलता है any income or expense out of an international transaction or a specified domestic transaction. Any income or expense out of international transaction or a specified domestic transaction between associated enterprises shall be computed at arm's length price. हम चैप्टर को पहले पॉइंट्स टू बी नोटेड पढ़ते हैं, फिर मीनिंग्स पढ़ते हैं, लास्ट में कंप्यूटेशन के ऊपर जाते हैं. व्हाट आर पॉइंट्स टू बी नोटेड, जल्दी से याद करने की कोशिश करते हैं. ड्यू टू ट्रांसफर प्राइसिंग व्हेन इनकम ऑफ वन असेसी इंक्रीजेस द इनकम ऑफ द अदर असेसी विल रिमेन अनचेंज. जो इंक्रीज ड्यू टू ट्रांसफर प्राइसिंग हुआ है उसके सामने आपको कोई 10 डबल है चैप्टर 6 से डिडक्शन नहीं मिलेगा. ओरिजिनल में से मिलेगा, इंक्रीज में से. Very important, extremely important next point. If due to transfer pricing your total income in India is reducing, then transfer pricing is not applicable. If income is reducing, then transfer pricing is not going to be applicable.
If due to the provisions of transfer pricing, the total income in India is reducing, transfer pricing not applicable. इसके अलावा हमको क्या पॉइंट्स दिया? Data document information has to be maintained according to 92D. Non-maintenance will attract 2% penalty. Non-furnishing will attract 2% penalty. Only case where there is cumulative penalty. 92E बोलता है that you need to get an expert का report, that is form 3CEB, CA holding certificate of practice. उसका report लाना है. Failure will attract 1 lakh penalty plus वो misreporting भी काउंट होगा. 92CA इज टॉकिंग अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, जिसकी वजह से असेसमेंट कंप्लीट करने में 1 साल एक्स्ट्रा मिलता है. 92CB इज टॉकिंग अबाउट सेफ हार्बर रूल्स. उन्होंने परसेंटेजेस अभी तक नए साल के नोटिफाई नहीं किए. अगर सर्कुलर आ गया तो ठीक है, अदरवाइज सर्टेन परसेंटेज ऑन योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यू हैव टू ऑफर, तो आप सेफ हार्बर रूल्स ले सकते हो. 92CC एंड CD इज टॉकिंग अबाउट एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट. पहले से ही अग्रीमेंट कर लो टू डिटरमाइन आर्म्स लेंथ प्राइस. एप्लीकेबल फॉर करंट ईयर, लास्ट 4 years, नेक्स्ट 4 years इफ द लॉ एंड फैक्ट्स रिमेन सेम. और अगर फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ तो वॉइड ab initio. अदरवाइज आपके रिटर्न्स एंड ऑर्डर्स विल ऑल बी अकॉर्डिंग टू APA. रिटर्न ऑलरेडी फाइल हो गया तो रिवाइज करेंगे, ऑर्डर ऑलरेडी पास हो गया तो रेक्टिफाई करेंगे. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 92C वॉज अ कॉन्सेप्ट ऑन सेकेंडरी एडजस्टमेंट. बहुत ही स्टूपिड कॉन्सेप्ट, लेकिन एक अमेंडमेंट लाके इसको थोड़ा लॉजिकल बनाया. प्राइमरी एडजस्टमेंट इज इंक्रीज इन इनकम बिकॉज एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग. सेकेंडरी एडजस्टमेंट बोलता है शो दैट इनकम इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल्सो. तो एसोसिएट एंटरप्राइज का भी बुक्स चेंज करना पड़ेगा और उससे वो पैसा भी ले. रिपेट्रिएट द मनी विद इन 90 days फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग. 30 नवंबर ही रहेगा, ट्रांसफर प्राइसिंग है. और अगर नहीं किया देन इट विल बी डीम्ड एज अ लोन एंड नोशनल इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल एट अ गिवन रेट. लॉजिकल ही नहीं है. पहली बात तो वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज एंट्री नहीं मारेगा. दूसरी बात, अगर एंट्री मार दिया तो वो पैसा रिपेट्रिएट ही नहीं करेगा. तो क्या जिंदगी भर लोन लगेगा? नहीं लगेगा. नाउ दे आर गिविंग यू एन ऑप्शन. तुझे सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं करना है, रिपेट्रिएट नहीं करना है, कोई बात नहीं. उस अमाउंट पे एक वन टाइम टैक्स भर दे. वन टाइम टैक्स ओवर एंड अबव नॉर्मल इनकम टैक्स. नॉर्मल इनकम टैक्स जो भरना है वो तो भरना ही है. एक वन टाइम टैक्स 18%, कंपल्सरी सरचार्ज 12% एंड कंपल्सरी सेस 4%. 18 + 12 + 4 एक वन टाइम टैक्स उस अमाउंट के ऊपर भर दे. अगर तूने वो वन टाइम टैक्स भर दिया तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, नोशनल इंटरेस्ट की जरूरत नहीं. वेरी क्लेवरली क्या किया एग्जैक्टली समझो. क्या किया एग्जैक्टली मतलब प्राइमरी एडजस्टमेंट का मतलब एनटीटीआई में ऐड हुआ, नॉर्मल टैक्स लग रहा है. पहले बोलता है सेकेंडरी एडजस्टमेंट कर. सबको पता है वो करना पॉसिबल ही नहीं है. एसोसिएटेड एंटरप्राइज विल नेवर रिपेट्रिएट द मनी. आके जाके आपको यही ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा. वेरी क्लेवर मैनर में दे हैव एंडेड अप टेकिंग टैक्स 2 बार. प्राइमरी एडजस्टमेंट करवा के नॉर्मल इनकम में नॉर्मल टैक्स लिया और सेकेंडरी एडजस्टमेंट से बचाने के लिए वन टाइम टैक्स ले लिया. 18 + 12 + 4 ये अमाउंट को 2 बार टैक्स करना है. बहुत ही स्टाइल्स है. तो पहले AY 18-19 में खाली सेकेंडरी एडजस्टमेंट लेके आया, सबको बोला करो, नहीं तो नोशनल इंटरेस्ट. मालूम था कोई कर नहीं पाएगा. हम डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि एक अमाउंट पे 2 बार टैक्स भरो. डायरेक्टली ऐसा बोल देंगे एक अमाउंट पे 2 बार टैक्स भरो तो फिर गाली खाएंगी गवर्नमेंट. तो पहले क्या बोला, डू सेकेंडरी एडजस्टमेंट. मालूम ही था नहीं कर पाएगा, फिर बोलता अच्छा नहीं कर पाएगा चल एक वन टाइम टैक्स भर. अरे सर मैंने प्राइमरी एडजस्टमेंट करके एनटीटीआई में ऑलरेडी एक बार तो टैक्स भर दिया है, दूसरी बार भर. दिस इज ओवर एंड अबव. और तेरे को यही करना पड़ेगा. खाली बोलने के लिए ऑप्शन है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट होने वाला ही नहीं है. बट एटलीस्ट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल तो हुआ है. पहले तो इट वाज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल ओनली. एसोसिएटेड एंटरप्राइज एंट्री नहीं मारेगा, रिपेट्रिएट नहीं करेगा. वेयर इज द क्वेश्चन? एटलीस्ट इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल. बस इतनी सी बात है कि आपको 2 बार टैक्स भरना पड़ेगा, नॉर्मल टैक्स एंड दिस वन टाइम टैक्स. 92CE. इसी चैप्टर में भी डू 94A, दैट इज नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया. व्हेनेवर एन टेरिटरी आउटसाइड इंडिया इज नॉट कोऑपरेटिंग वी विल डिक्लेयर NJA. एवरी SSC विल बी कंपल्सरी एसोसिएटेड एंटरप्राइज. एक्सपेंस इन NJA विल बी डिसअलाउड अनलेस यू गिव अस परमिशन टू क्वेश्चन. मिनिमम TDS 30%. एनी रिसीट फ्रॉम NJA इंक्लूडिंग कैपिटल रिसीट, लोन, शेयर कैपिटल विल बी टैक्सेबल इनकम. एंड एक साइप्रस को नोटिफाई किया था, उसको भी डिलीट कर दिया. एंड 94B लिमिट ऑन इंटरेस्ट डिडक्शन अगेन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ OECD इन BEPS एक्शन प्लान नंबर 4. इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हो टू योर नॉन रेसिडेंट एसोसिएटेड एंटरप्राइज या फिर कोई थर्ड पार्टी जिसको लोन मिला फ्रॉम नॉन रेसिडेंट एसोसिएटेड एंटरप्राइज, तो वो टोटल इंटरेस्ट वो वाला जो है, दूसरा इंटरेस्ट पूरा मिल जाएगा. लेकिन ये जो टोटल है, इस टोटल का आपका जो मैक्सिमम डिडक्शन होगा 30% ऑफ योर EBITDA, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. मैक्सिमम 30%. दिस विल बी एप्लीकेबल ओनली इफ द इंटरेस्ट इज मोर देन 1 crore एंड नॉट एप्लीकेबल टू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. और जो भी आपका एक्सेस ओवर 30% है जो डिसअलाउ हो रहा है, टेंशन मत लो, यू कैन कैरी फॉरवर्ड एंड एडजस्ट विद इन द लिमिट ऑफ द सेक्शन ओवर द नेक्स्ट 8 years. कुछ याद आता है जिंदगी के अंदर? 94B. इसके बाद हम वो 3 घटिया से मीनिंग करते हैं.
एसोसिएटेड एंटरप्राइज बोलता है कि एओ का जब मर्जी आएगा, मैं लास्ट पॉइंट बिकॉज वो घटिया है, एओ का जब मर्जी। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में क्या बोलता है, दैट एनी इंपैक्ट ऑन एसेट लायबिलिटी इनकम लॉस विद नॉन रेसिडेंट अगर ट्रांजेक्शन किया तो वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। एंड स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन आपका 10 डबल है, इनकम रिलेटेड चैप्टर 6 है। एक खाली वो अमेंडमेंट जो मैट में 115 BAB नया सेक्शन आया, BAB 15% फॉर मैन्युफैक्चरिंग, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, 15 + 10 + 4 17.16। अब लोग क्या करेंगे, अपनी इस नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ बिजनेस, अपने ही दूसरी कंपनी का बिजनेस करवाएंगे एंड बुक मोर प्रॉफिट्स इन दिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, क्योंकि इसका रेट ऑफ टैक्स लो है और इसको मैट भी नहीं लगता है। तो यहां पे भी हम इसको 92BA के अंदर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के अंदर इंक्लूड करेंगे। फॉलोड लास्ट स्टेप इज कंप्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस। 6 मेथड दिया है, सबसे लॉजिकल सबसे सेंसिबल आपका cup method, comparable uncontrolled price method. But if no sales to related party, then we will take resale price. If related party is no sales to unrelated, we will take resale price. Related party manufacturer है तो cost plus, industry नहीं है तो profit split, और अगर chain of related party है तो every transaction का net margin, transactional net margin method. That was our chapter called transfer pricing. Obviously we are aware that this is a very very important chapter of your portion. आराम से आगे चलते हैं, moving on. Next chapter that we have in our portion, हम अब घुस जाएंगे हमारे वॉल्यूम 3 के अंदर। वॉल्यूम 3 मतलब आईपीसीसी पोर्शन, मतलब हेड्स ऑफ इनकम के अंदर अब हम घुसने वाले हैं। हेड्स ऑफ इनकम के अंदर सबसे पहला ही हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी। एनी इनकम अर्न्ड ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप विल बी टैक्सेबल अंडर सैलरी। एम्प्लॉयर कोई भी नाम से आपको पैसा दे, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, कोई भी नाम से पैसा दे, इट विल बी टैक्सेबल अंडर सैलरी, इंक्लूडिंग ऑल अलावेंसेस, जिसमें इन्होंने कुछ एग्जेम्पशंस दिए हैं। एंड परक्यूसिट्स का हमको वैल्यूएशन करना पड़ता है, मोटर कार वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट परक्यूसिट्स आपको देखना है। वैसे सैलरी के ऊपर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन किसी बड़े सम में आ सकता है। ज्यादातर सैलरी के ऊपर यही टेस्ट होगा दैट नाउ योर सैलरी इनकम इज नॉट गोइंग टू बी फुल्ली टैक्सेबल। अब आपको सैलरी इनकम में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन असेसमेंट ईयर 1920। स्टैंडर्ड डिडक्शन विल बी सैलरी इनकम और 40,000 विच एवर इज लोअर। और इस साल पूरे चैप्टर सैलरी में एक ही अमेंडमेंट, छोटा सा अमेंडमेंट है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। स्टैंडर्ड डिडक्शन विल इंक्रीज फ्रॉम 40 to 50। ये सब जो मजे वाले प्रोविजन है ना, टीडीएस की मॉनेटरी लिमिट्स बढ़ा दी, 2 एसओपी कर दिया, कैपिटल गेन में एक की जगह 2 घर ले लो तो भी एग्जेम्पशन मिलेगा, ये सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 का 50, ये सब लॉलीपॉप इंटरिम बजट में, इलेक्शन के पहले के बजट में सब लॉलीपॉप दिया, सब लॉलीपॉप दिया। सो बेसिकली स्टैंडर्ड डिडक्शन इन सैलरी विल नाउ एनहांस इंक्रीज फ्रॉम मैक्सिमम, सो एक्चुअल सैलरी और 40 विच एवर इज लोअर अब चेंज होके एक्चुअल सैलरी और 50,000 विच एवर इज लोअर बन जाएगा। एक्चुअल सैलरी और 50,000 विच एवर इज लोअर। हैव वी अंडरस्टूड? सो सैलरी खाली आपको कुछ परक्यूसिट रिवाइज किया तो ठीक है, मगर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन याद रखना, अब 50,000 हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगेन दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी टेस्टेड एज अ पार्ट ऑफ योर एनी अदर सम, लेकिन वेरी क्विकली वी विल रिवाइज। हाउस प्रॉपर्टी के लिए 3 कंडीशन, बिल्डिंग होना चाहिए, यू शुड बी द ओनर and not using it for the purpose of business. Rent आप कमाओगे मगर टैक्स लगेगा on the annual value, that is capacity to generate rent, और इसीलिए प्रॉपर्टीज को डिवाइड करेंगे into SOP, LOP and DLOP. If you have given the property on rent even for 1 day, फिर वो LOP पक्का। अगर आपने पूरे साल में एक दिन भी भाड़े पे नहीं दिया तो it will become self occupied property, जिसका annual value 0 and one of the biggest amendments that we have seen इन टैक्सेशन। अब आप एक नहीं 2 प्रॉपर्टी को एसओपी ले सकते हो। फॉर सो मेनी इयर्स अंडर एसओपी मैक्सिमम 1 हाउस वाज अलाउड, बट नाउ यू कैन टेक 2 एसओपी। लॉजिक कुछ ऐसा भी है, ऐसा भी तो होता है बेटा, किसी का एक घर मुंबई में, एक घर गांव में, 2 घर है, तो पहले क्या होता था, गांव के घर को फिर एसओपी ये डीएलओपी बनाना पड़ता था, बट नाउ यू कैन टेक 2 हाउसेज एज एसओपी, और 2 के बाद जो भी हाउस होंगे वो बनेंगे डीम टू बी लेट आउट, वेयर एनुअल वैल्यू विल बी टैक्सेबल। तो एलओपी में तो एनुअल वैल्यू भरना ही है, इवन इफ यू लेट आउट फॉर 1 डे, पे टैक्स ऑन योर एनुअल वैल्यू। वैकेंसी का बेनिफिट मिलता है, कैलकुलेशन में पता है। एसओपी में कोई भी 2 घर को एनुअल वैल्यू 0 बना लो, और 2 के बाद जो भी है वो डीम टू बी लेट आउट, इवन इफ यू डोंट अर्न रेंट, यू हैव टू पे टैक्स ऑन द कैपेसिटी टू जनरेट रेंट, दैट इज द एनुअल वैल्यू। कैलकुलेशन हम लोग रिवाइज करें, टेंशन मत लो। देन नेक्स्ट, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड तो उस पर डीएलओपी नहीं लगता है, लेकिन एक टाइम लिमिट दिया, 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड, 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच सीसी इज रिसीव्ड। यहां पे भी अमेंडमेंट हुआ, इस 1 ईयर को 2 ईयर्स बना दिया। सो नाउ 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच सीसी इज रिसीव्ड। तो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में 2 अमेंडमेंट आया है, और दोनों में 1 हैज बिकम 2, 1 एसओपी हैज बिकम 2 एसओपी, और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है स्टॉक इन ट्रेड पे डीएलओपी प्रोविजन अट्रैक्ट होता है, वो 1 ईयर की जगह पे 2 ईयर। 1 की 2, 1 की 2, एक का डबल अनुराधा,
वो फिर हेरा फेरी वाली अनुराधा, एक का डबल, एक एसओपी का 2 एसओपी एंड 1 ईयर का 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर्स ऑफ सीसी, यू विल बी इतने टाइम तक डीएलओपी का प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा। इन केस ऑफ कॉम्पोजिट रेंट सेपरेट कर सकते हो तो हाउस का हाउस में, अदर एसेट पीजीबीपी में जाएगा या फिर आईएफओएस में जाएगा, लेकिन अगर मिक्सचर है तो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, पीजीबीपी एंड आईएफओएस। और अगर अब तो चेन्नई प्रॉपर्टीज वगैरह के कुछ केस लॉ, हमारे केस लॉ के लेक्चर में हम वापस डिस्कस भी करेंगे। एज पर सम केस लॉज, इफ हाउस प्रॉपर्टी इज योर ओनली इनकम एंड देयर इज नो अदर इनकम एज पर मेमोरेंडम और दैट वे ऑल्सो, देन यू कैन ऑफर इट इन पीजीबीपी, अदरवाइज ट्रेडिशनली उसको हाउस प्रॉपर्टी में डाला जाता था। इफ वी कम टू द कैलकुलेशन पार्ट, सबसे ज्यादा टाइम लगता है जीएवी में। म्युनिसिपल वैल्यूएशन गिवन, फेयर रेंट गिवन, हायर ऑफ द टू विल बी एक्सपेक्टेड रेंट, standard rent will also be given, lower of the two will be annual letting value, this will be compared with actual rent। अगर कंडीशन सेटिस्फाई किया है, कौन सा कंडीशन, बोनाफाइड टेनेंसी, उसको खाली करवा दे, make him vacate all other properties and take steps for recovery, then we will take actual rent received, बेड डेट्स का डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो रिसीवेबल। बट याद रखना जिंदगी में एएलबी और एक्चुअल विचएवर इज हायर 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 हायर, ये दो में से जो हायर है वही आपका जीएवी बनेगा। लेकिन एक्चुअल में अगर वैकेंसी पीरियड है, वी विल ऐड वैकेंसी पीरियड ओनली फॉर कंपैरिजन पर्पस। कंपेयर होगा एएलबी विथ एक्चुअल प्लस वैकेंसी, अगर एएलबी हायर है तो वही जीएवी बन जाएगा, लेकिन एक्चुअल प्लस वैकेंसी हायर है तो जीएवी बनेगा ओनली एक्चुअल विदाउट वैकेंसी, वो तो खाली कंपेयर करने के लिए ऐड हुआ था। एंड एसओपी पीरियड वैकेंसी में काउंट नहीं होता है। दैट्स अवर ग्रॉस एनुअल रेंट। म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन मिलेगा ओनली इफ पेड बाय द लैंडलॉर्ड, वो कोई भी साल का हो, पेमेंट बेसिस पे मिलता है, और परसेंटेज में दिया है तो जीएवी पे नहीं, म्युनिसिपल वैल्यूएशन में लगाना। एनएवी तो आपको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा, लेकिन एसओपी में 2 घर का आप 0 ले सकते हो। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, नथिंग टू एक्सप्लेन, फ्लैट 30% है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन सेपरेटली। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अगर आपने लोन लिया है टू अक्वायर द प्रॉपर्टी ऑन ड्यू बेसिस, वेदर पेड और अनपेड, ओनली सिंपल इंटरेस्ट। इंडिया के बाहर पे किया है तो टीडीएस काट के पे करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लोन शुड बी यूज्ड फॉर परचेस, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन। नो सिक्स्थ पर्पस विल बी अलाउड। फॉर लोन टेकन फॉर एनी ऑफ दीज पर्पसेस इंटरेस्ट विल बी अलाउड, और इस लोन को रिपे करने के लिए दूसरा लोन लिया तो वो भी अलाउड, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट, नॉट कंपाउंड इंटरेस्ट। एसओपी में लिमिटेड मिलेगा, एक्चुअल या 30,000 विच एवर इज लोअर, और अगर आप वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो, परचेस और कंस्ट्रक्शन ऑन और आफ्टर 1499, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर ऑफ लोन, तो मैक्सिमम विल चेंज टू 2 लाख। लेकिन एलओपी डीएलओपी में यू विल बी गेटिंग अनलिमिटेड, आपका एक्चुअल पूरा का पूरा आपको डिडक्शन मिल जाएगा। दिस इज हाउ वी विल अराइव एट योर हाउस प्रॉपर्टी। अगर कोई प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है तो वो भी आपका इसके साथ में ही मिलेगा, 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर मिलता है। एसओपी में विद इन द लिमिट ही रहेगा एंड एलओपी में टोटल। और एक चीज बहुत क्लेरिफाई कर दी कि एसओपी में जो मैक्सिमम 2 लाख का आपको मिलता है इंटरेस्ट का डिडक्शन, अगर आप 2 घर भी एसओपी ले रहे हो तो दोनों का मिला के मैक्सिमम, ऐसा नहीं कि 2 लाख 2 लाख 4 लाख नहीं मिलेगा, दोनों का मिला के मैक्सिमम यू विल बी गेटिंग 2 लाख का deduction। And if there is any recovery of unrealized or arrears of rent, so that recovery in the year of recovery will be taxable with a flat deduction of 30%। जो हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है वो हमको यहां पर भी मिलेगा। That was revision of your chapter called income from house property। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन चार्जिंग। सेक्शन 28 ऑब्वियसली बोलता है कि द नेट प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन आर गोइंग टू बी चार्जेबल टू टैक्स। तो यहाँ पे आप सेल्स के सामने आपके डिडक्शन ले लोगे। ऑब्वियसली आपको याद होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर प्रोविजन के जितना का जितना इंपॉर्टेंट है यहाँ का स्टाइल ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। नेट प्रॉफिट से चेक स्टार्ट करेंगे। वी विल गो एंड चेक एवरी अमाउंट इन द क्वेश्चन। इनकम है कि एक्सपेंस है। सेकेंड क्वेश्चन वी विल सी द ट्रीटमेंट इन अकाउंट्स, दैट इज इनकम के लिए क्रेडिटेड और नॉट क्रेडिटेड क्वेश्चन बताएगा, एक्सपेंस डेबिटेड और नॉट डेबिटेड क्वेश्चन बताएगा। एंड थर्ड द ट्रीटमेंट इन टैक्स, इनकम टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28 और नो, वो कॉमन सेंस पीजीबीपी से रिलेटेड है तो है, अदरवाइज नहीं। एंड अगर एक्सपेंस है, ये ही वो एक्ट में दिया, अगर आप अलाउड और डिसअलाउड एक्सपेंस पढ़ लो तो आपका पूरा एक्ट हो गया। लेकिन अलाउड डिसअलाउड पढ़ के आपको पूरा करना आना चाहिए। एड लेस नो इफेक्ट, एड साइड 2 points 1 income 1 expense, लेस साइड 2 points 1 income 1 expense। एड साइड expenses डेबिटेड बट डिसअलाउड, इनकम्स टैक्सेबल बट नॉट क्रेडिटेड, एंड लेस साइड expenses allowed but not debited and incomes credited but not taxable। इतना एडजस्ट करके you will arrive at your taxable PGBP। Obviously the crux over here is to
गो एंड लर्न योर अलाउड एंड डिसअलाउड एक्सपेंसेस, लेकिन उसके साथ आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए। सेक्शन 30 से अलाउड एक्सपेंस शुरू होता है, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। 31 रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। दोनों के अंदर एक क्राइटेरिया, हार्ड हिटिंग क्राइटेरिया, मेन कंडीशन, डिसाइडिंग फैक्टर दैट इट शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। 32 बोलता है डेप्रिसिएशन, एसेट ओन्ड एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। इतना कर लिया, देन यू कैन टेक योर depreciation deduction on tangible as well as intangible asset, लेकिन लैंड पे नहीं मिलेगा। इंपोर्टेड कार बिटवीन 75 एंड 2001 उसके ऊपर नहीं मिलेगा, इन दो के ऊपर नहीं मिलेगा। if your purchase value is more than rupees 10,000 then it has to be account pay check, account pay draft, electronic mode through bank और other prescribed modes। फिर एक बार वो अमेंडमेंट आ गया, वही अमेंडमेंट यहाँ पे आया है। और अगर अमेलगमेशन हुआ है तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज। अकाउंट्स में कितनी मेथड हो, टैक्स में WDV इज कंपलसरी, दैट ऑल्सो ऑन द ब्लॉक ऑफ एसेट्स। अगर SLM है तो ओनली मैन्युफैक्चरर के लिए, सॉरी ओनली पावर जनरेशन बिजनेस, ओनली टेंजिबल एंड दैट ऑल्सो इट इज ऑप्शनल, एंड देन एडिशनल डेप्रिसिएशन एज वी आर अवेयर मैन्युफैक्चरर। एक एक करके रिवाइज करते हैं, जिस ऑर्डर में हम क्लास में करते हैं उसी में। पहले करते हैं SLM, ओनली पावर जनरेशन, ओनली टेंजिबल, ऑप्शनल। तो बहुत सिंपल है, बस आप फिक्स रेट के ऊपर एवरी ईयर आपका सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का डिडक्शन लेते जाओ, लेकिन किसी दिन बीच में एसेट बेच दिया, इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन WDV, डिफरेंस आपका सेम ईयर का टर्मिनल डेप्रिसिएशन डिडक्शन। मोर देन WDV अप टू ओरिजिनल कॉस्ट तो आपका PGBP में टैक्सेबल बैलेंसिंग चार्ट, एंड ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर कुछ भी आया तो आपका कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। WDV ब्लॉक एसेट में सारे एसेट्स मर्ज टू, सिमिलर एसेट मर्ज टू फॉर्म अ ब्लॉक जो उन्होंने बोला, वो जो रेट बोला उसी के हिसाब से चलेगा। बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी का इंपॉर्टेंट वाला 15, कंप्यूटर का 40, उसके हिसाब से परचेसेस ब्लॉक में ऐड होते जाएगा, सेल्स में ब्लॉक में से माइनस होते जाएगा। कोई कैपिटल गेन या लॉस नहीं होगा। इफ पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव अमाउंट, डेप्रिसिएशन में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं है, डेप्रिसिएशन में एडजस्ट नहीं हो रहा है, देन वी विल कैलकुलेट द गेन और लॉस। सेलिंग प्राइस विल बी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस विल बी द WDV, दैट इज ओपनिंग प्लस परचेसेस। ऑलवेज शॉर्ट टर्म, नेवर लॉन्ग टर्म, ऑलवेज शॉर्ट टर्म, नेवर लॉन्ग टर्म। इसमें कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं आ सकता। इंडिविजुअल एसेट विल हैव नो आइडेंटिटी, उसका सेल या परचेस पे कोई कैपिटल, उसका सेल पे कोई कैपिटल गेन नहीं, डेप्रिसिएशन में एडजस्ट हो जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ एन एसेट इज परचेस ड्यूरिंग द ईयर एंड यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज, तो उतनी वैल्यू पे हाफ रेट, और अगर वो कम है, क्वालिफाइंग अमाउंट कम है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू हाफ रेट डेप्रिसिएशन। इफ वी गो टू एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो पहले तो ओन्ड एंड यूज करके नॉर्मल लो, फिर एक्स्ट्रा क्या, ओनली प्लांट एंड मशीनरी, ओनली मैन्युफैक्चरर, इट शुड बी न्यू, सेकेंड हैंड नॉट अलाउड, इट शुड बी एलिजिबल, वो ऑफिस अप्लायंसेस, कार, शिप, एयरक्राफ्ट, वो सब नहीं। एंड इतना कर लो तो आपको 20% ऑफ कॉस्ट इन द ईयर ऑफ इंस्टॉलेशन। So normal is on qualifying amount, this is on cost, that is 15 for plant and machinery, this is 20, that is every year, this is year of इंस्टॉलेशन। और यही अगर आप बैकवर्ड एरियाज में चले गए, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, तो फिर ये 20 भी आपका 35 बन जाएगा। बट डोंट फॉरगेट दैट वो जो BAA BAB में टैक्स बेनिफिट छोड़ने पड़ते हैं, उसमें खाली आप नॉर्मल ले सकते हो, एडिशनल छोड़ना पड़ेगा, 32 AD, 35 CCD, CCC, सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा, 35 AD एवरीथिंग, देन यू गेट द न्यू टैक्सेशन regime. I think we are able to recollect what I am saying. All of us are able to recollect. Fantastic. तो ये था आपका एडिशनल एप्रिसिएशन। और अगर ये कर लिया तो आपका 32 AD ऑलमोस्ट इधर कवर हो गया। मैन्युफैक्चरर, प्लांट एंड मशीनरी, न्यू, एलिजिबल एंड बैकवर्ड एरियाज, उतने में चले जा तो 15% तुझे मिलेगा फ्लैट, ओवर एंड अबव जो डेप्रिसिएशन मिल रहा है। ये रियल में एक्स्ट्रा डिडक्शन है, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन मिलता है नॉर्मल एंड एडिशनल, वो तो ब्लॉक में से माइनस होकर आपके फ्यूचर के डेप्रिसिएशन को कम करता है, लेकिन ये नहीं करेगा। उल्टा इसमें कोई हाफ रेट कॉन्सेप्ट भी नहीं है, और ये कभी डेबिट नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इफ यू आर गिविंग एडिशनल डेप्रिसिएशन एट 35, ऑटोमेटिकली याद रखना पड़ेगा कि 32 AD का भी डिडक्शन देना है। 32 AD ऑल्सो। 35 ABA इज अबाउट टेलीकॉम लाइसेंस एंड स्पेक्ट्रम फीस। आपका पेमेंट बेसिस से स्टार्ट होगा, और क्योंकि एंड डेट ऑफ लाइसेंस फिक्स है, तो जैसे जैसे आप पेमेंट करते जाओगे, आपका डिनोमिनेटर चेंज करके आपका डिडक्शन एडजस्ट होते जाएगा। स्पेक्ट्रम फीस एंड टेलीकॉम लाइसेंस। सेक्शन 35 इज अबाउट साइंटिफिक रिसर्च। 35(1)(1) एंड 35(2) बोलता है टुगेदर कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस फॉर योर ओन बिजनेस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, यू विल गेट 100% डिडक्शन ऑफ करंट ईयर और लास्ट 3 years, लेकिन प्री कमेंसमेंट में परक्यूसेट अलाउड नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंस में यू नीड टू गेट इट सर्टिफाइड फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, एंड एज फार एज योर कैपिटल एक्सपेंस इज कंसर्न, यू वोंट गेट एनी अदर डिडक्शन, एंड यू वोंट गेट द डिडक्शन ऑफ लैंड। व्हेन यू आर मेकिंग कंट्रीब्यूशन टू कॉलेज, एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, अप्रूव्ड होना चाहिए। साइंटिफिक रिसर्च के लिए 150%, सबसे ज्यादा यही आता है। सोशल साइंस के लिए 100%, और अगर नेशनल लेबोरेटरी, IIT वगैरह, तो उसका भी साइंटिफिक रिसर्च 150। ये बहुत इजी हो गया, साइंटिफिक 150, सोशल साइंस 100% is going to be your deduction. Indian company doing in-house research and development, 150% of all capital and revenue expenses
ऑल कैपिटल एंड रेवेन्यू, कोई और डिडक्शन ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। और याद रखना लैंड एंड बिल्डिंग दोनों नहीं मिलेगा। तो लिसन, लैंड का 0, बिल्डिंग आप 35(2) में 100 ले लो, बाकी सब 150, लैंड 0, बिल्डिंग 100, एवरीथिंग एल्स 150। और अगर हम इस कंपनी को कंट्रीब्यूशन देते हैं तो हमको भी 100% मिलेगा, लेकिन फिर कंपनी को वो नहीं मिलेगा 35(2)(ab। सो इफ द डोनर विल टेक 100, कंपनी विल नॉट गेट 35(2)(ab, लेकिन कंपनी अपना नॉर्मल 100% वाला ले सकती है। ये था आपका साइंटिफिक रिसर्च। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका 35(ad) इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन। 14 स्पेसिफाइड बिजनेस, इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस, देन वी विल गिव यू 100% डिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर विदाउट एनी टाइम लिमिट, खाली कैपिटलाइज कर लें। लैंड का तो नहीं मिलेगा, गुडविल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं, बिकॉज न्यू बिजनेस, नॉट स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। सेकेंड हैंड लोकल प्लांट एंड मशीनरी मैक्सिमम 20%। सेम बिजनेस पे आपको, ये तो 10AA में SEZ में भी था और वही रूल है, सेम बिजनेस पे आपको 10AA और 35(ad) नहीं मिलेगा। सेम एसएससी को अलग बिजनेस पे मिलता है, सेम बिजनेस यू डोंट गेट 10AA एंड 35(ad) बोथ। लॉसेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट, उसमें से 14 में से कोई भी हो सकता है। अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड, फाइल योर रिटर्न ऑन टाइम, एंड ऑब्वियसली 14 बिजनेसेस जो है वो आपको एक बार रीड थ्रू करना होगा। वेयर हाउसिंग, कोल्ड चेन, फर्टिलाइजर्स, 14 बिजनेसेस है, एक बार आपको रीड करना होगा। इसके बाद में 35 CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में 150% ऑफ कैपिटल रेवेन्यू, 35 CCD स्किल डेवलपमेंट 150% अगेन कैपिटल रेवेन्यू, लेकिन इसमें लैंड बिल्डिंग एक्सक्लूड करने का बोला और ये खाली कंपनी को मिलेगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में और उसके बाद में अमेलगमेशन एक्सपेंसेस में, VRS वाले पेमेंट में, सब में 5-5 इंस्टॉलमेंट में मिलता है। 5 years 5 इंस्टॉलमेंट्स, 1/5 फॉर ईच ईयर, लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में एक क्वालिफाइंग अमाउंट का लिमिट भी है। 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर को एक्चुअल एक्सपेंसेस से कंपेयर करके लोअर बिकम्स अवर क्वालिफाइंग अमाउंट, फिर वो 5 इंस्टॉलमेंट में, लेकिन अमेलगमेशन में और VRS में ऐसा कोई लिमिट नहीं है। फिर 36 में सिंपल एक लाइन का लिस्ट दिया। 37(1) जनरल डिडक्शन, इफ नॉट कवर्ड एनीवेयर एल्स वी विल गिव यू डिडक्शन। अंडर डिसअलाउंसेस द फेमस वन, पॉलिटिकल पार्टी को कुछ भी पे किया तो कंप्लीटली डिसअलाउड, क्योंकि आपको चैप्टर 6 में 100% डिडक्शन। पॉलिटिकल पार्टी को आप कैश दे दो चाहे चेक दे दो, PGBP में डिसअलाउड होगा। चैप्टर 6 में अगर चेक दिया तो ही अलाउड रहेगा। 40A के 3 पार्ट, पहला पार्ट रिलेटिंग टू डायरेक्ट टैक्सेस आर ऑलवेज गोइंग टू बी फुल्ली डिसअलाउड। दूसरा पार्ट होगा आपका TDS रिलेटेड, TDS नॉट डिडक्टेड या फिर डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड अप टू ड्यू डेट। पे रेसिडेंट है तो 100%, 30%, नॉन रेसिडेंट है तो 100%। इस साल ऐड होगा और फ्यूचर में किसी साल में अगर पे कर दिया तो अलाउड इन दैट ईयर, उस साल इतना ही अमाउंट लेस होगा। एंड देन स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग वाला कभी नहीं आता है। 40B एंड BA हम पार्टनरशिप के अंदर देख लेते हैं। 40A सबसेक्शन 2 एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव विल बी डिसअलाउड, एंड 40A सबसेक्शन 3 ये भी रेगुलरली आता है। मोर देन 10,000 हैज टू बी 3 अलावेबल मोड्स, फिर एक बार वो प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड्स वाला अमेंडमेंट आएगा। मोर देन 10,000 हैज टू बी these 3 modes, otherwise it is going to be fully disallowed. 40A subsection 7, 9, 11 is talking about contribution to employee benefit funds. Approved हुआ तो allowed, लेकिन ओनली इफ पेड, क्योंकि 43 भी लगता है। एंड अनअप्रूव्ड हुआ तो डिसअलाउड, लेकिन पे हो गया तो वो भी अलाउड। सो अल्टीमेटली क्राइटेरिया क्या रह जाता है, वेदर इट इज पेड और नॉट पेड, लेकिन खाली अप्रूव में आपको ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक का टाइम मिलता है, बिकॉज इट इज covered under 43B. This takes us automatically to 43B. Certain deductions only if you make payment till 139(1), मतलब ड्यू डेट के पहले पे करना है, रिटर्न फाइल करने के पहले, ड्यू डेट के पहले, ईयर एंड के बाद में किया तो चलेगा। What are the payments? All types of indirect taxes, payment for usage of railway assets, एम्प्लॉय से रिलेटेड थिंग, बोनस कमीशन टू एम्प्लॉयज, माइंड यू सैलरी नॉट कवर्ड एंड एम्प्लॉयज का कमीशन है, एजेंट्स का नहीं, लीव एनकैशमेंट एंड कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय बेनिफिट फंड्स, एंड लास्ट 2 इंटरेस्ट वाले, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इनका अगर पेड हुआ देन ओनली अलाउड, अदरवाइज डिसअलाउड, और किसी फ्यूचर ईयर में पे किया तो इट विल बी अलाउड इन दैट ईयर। इस साल हम ऐड करेंगे, उस साल हम लोग लेस करेंगे। इसके बाद आते हैं अबाउट जनरल रूल्स अबाउट मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। स्पेसिफाइड प्रोफेशन के लिए रूल अलग है, लास्ट 3 साल का 1.5 लाख क्रॉस किया तो मेंटेन फिक्स बुक्स, अदरवाइज एनी बुक्स दैट हेल्प यू, एंड बाकी के लिए यू हैव टू से सेल्स एज वेल एज प्रॉफिट। सेल्स के लिए 3 साल का 25 लाख का लिमिट है, एंड प्रॉफिट के लिए 2.5 लाख का। एक भी अमाउंट लिमिट क्रॉस किया तो मेंटेन दैट हेल्प यू, अदरवाइज नो नीड टू मेंटेन। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टैक्स ऑडिट, बिजनेस के लिए 1 करोड़ ही है, वो प्रिजम्पटिव ऑप्ट किया तो 2 करोड़, नहीं तो 1 करोड़ ही है। प्रोफेशन के लिए 50 लाख, देन टैक्स ऑडिट कंपल्सरी, देन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आता है। 44AD turnover up to 2 crore, resident individual, resident issue of resident firm, not being LLP, only place where tax treatment of firm and LLP is different. And third, 3 businesses ineligible, specified profession, transporter and commission. 8% of your turnover will be your PGBP, not your tax, not your total income. And turnover realized in those 3 modes again up to due date of return filing, अगर those 3 modes में turnover realized तो 8 की जगह पे it is going to be 6%. If realized in those 3 modes, it is going to be
6%. अदरवाइज आउटस्टैंडिंग है देन ऑल्सो इट विल बी 8%. ऑब्वियसली ये ऑप्शनल है, यू कैन ऑफर हायर अमाउंट, लोअर अमाउंट हुआ तो यू विल हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट ओनली इफ योर अमाउंट इज एक्सीडिंग द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. आपको 30 से लगाकर 43B तक कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, लेकिन माइंड यू ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज होगा मगर यूएडी नहीं होगा बिकॉज वो 30 से 43 के बीच में है. यूएडी नहीं अलाउड लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज आर गोइंग टू बी अलाउड. आपको सब ब्लॉक्स का WDV कैलकुलेट करना पड़ेगा. आपको एडवांस टैक्स एक ही इंस्टॉलमेंट 15 मार्च लगेगा और एक बार ले लिया तो 5 साल लेना पड़ेगा, बीच में छोड़ दिया तो 5 साल नॉट अलाउड. 44ADA स्पेसिफाइड प्रोफेशन का प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इफ टर्नओवर अप टू 50 लाख ओनली इफ रेसिडेंट. 50 लाख रेसिडेंट स्पेसिफाइड प्रोफेशन टर्नओवर का 50% is going to be your PGBP, not your tax liability. All other conditions are same except कि आपको वो 5 साल का कंपलसरी फॉलो नहीं करना पड़ेगा. And 44AE is about presumptive taxation for transporters, light vehicle 7500 per month or part of a month per truck and heavy vehicle number of tons into 1000. ये monthly income, so multiply by month, multiply by trucks. This income will be calculated on the basis of ownership, not on the basis of यूसेज. अगर आपने खरीद लिया लेकिन यूज नहीं किया तो भी इनकम कैलकुलेट होगा. ऑल अदर कंडीशंस आर सेम एक्सेप्ट दो. एक तो 5 साल कंपलसरी रूल नहीं है 44AD वाला, एंड दूसरा खाली लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं, दोनों इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स का चारों इंस्टॉलमेंट लगता है. खाली 44AD एंड ADA में यू हैव लास्ट इंस्टॉलमेंट दो ही सेक्शन में, बाकी सब में आपको चारों भरना है. और 4 सेक्शन आ गए हमारे नॉन रेसिडेंट के प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के सेक्शंस, आपके इंटरनेशनल टैक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट. 44B इज नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनी, BBA इज नॉन रेसिडेंट एयरलाइन कंपनी. टर्नओवर के ऊपर शिपिंग कंपनी में 7.5%, एयरलाइन के ऊपर 5%, ये प्रॉफिट है. इसके ऊपर एक MCQ क्वेश्चन आया, टैक्स करने को बोला, बच्चे रेट सही लगा देते, आंसर मिलता ही नहीं है, गधेड़ा टैक्स बोला है. तो उसके ऊपर फॉरेन कंपनी इसलिए 40%. सरचार्ज का भी ध्यान रखना, 1 करोड़ के बाद 2%, 10 करोड़ के बाद 10 करोड़ के बाद 5% NHEC, और फिर चेक कर तेरा चारों में से एक आंसर मैच हो जाएगा. सो शिपिंग कंपनी 7.5, एयरलाइन कंपनी 5%. टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या इंक्लूड होगा. अगर जर्नी इंडिया में स्टार्ट हो रहा है, पेमेंट किधर भी होगा, इट विल बी, डेस्टिनेशन इज ऑलवेज इररिलेवेंट. स्टार्ट डेट ऑफ जर्नी इन इंडिया irrespective of place of payment, and payment in India irrespective of journey. पैसा इंडिया में आया, स्टार्ट डेट एंड डेट ऑफ जर्नी, स्टार्ट प्लेस एंड प्लेस ऑफ जर्नी इररिलेवेंट. जर्नी इंडिया से स्टार्ट हुआ तो एंड प्लेस या आपका पेमेंट इररिलेवेंट. मतलब पेमेंट या कमेंसमेंट ऑफ जर्नी दोनों में से कुछ भी इंडिया में हुआ तो वो टर्नओवर में काउंट होगा. इट विल इंक्लूड हैंडलिंग, डिटेंशन, डेमरेज चार्जेस, कोई भी अगर इंसिडेंटल चार्जेस है तो. एंड देन 44BB एंड BBB यहां पे हमारे साथ में है, वेर नॉन रेसिडेंट प्रोवाइडिंग एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लोरेशन रिलेटेड सर्विसेज इन BB, या सिविल कंस्ट्रक्शन में अगर टर्न की प्रोजेक्ट है तो दोनों केस में टर्नओवर के ऊपर 10% आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन रहेगा. प्रिजम्पटिव आपका PGBP रहेगा. बेसिकली टैक्स विल बी एट नॉर्मल रेट. दैट वाज आवर रिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. आगे चलेंगे इन द ऑर्डर ऑफ द टेक्स्ट बुक. नेक्स्ट चैप्टर इज अवर चैप्टर कॉल्ड कैपिटल गेन्स. टैक्स कैपिटल एसेट टैक्सेबल ट्रांसफर दोनों हुआ देन ओनली अराइज, अदरवाइज एग्जाम्प्ट वर्ड रॉन्ग है, अदरवाइज कैपिटल गेन हैज नॉट अराइजन ओनली. व्हाट इज कैपिटल एसेट? एवरीथिंग इज इंक्लूडेड एक्सेप्ट क्या? स्टॉक इन ट्रेड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, स्पेशल बेरर बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, रूरल एग्रीकल्चरल दोनों होना चाहिए, रूरल एंड एग्रीकल्चरल. अर्बन नहीं कवर होगा, नॉन एग्रीकल्चरल नहीं, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड एंड पर्सनल मूवेबल, पर्सनल एंड मूवेबल दोनों होना चाहिए. लेकिन इसमें भी स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, आर्टवर्क, पेंटिंग, ज्वेलरी ये पर्सनल मूवेबल है, देन ऑल्सो इट विल बी कैपिटल एसेट. कैपिटल एसेट का बाकी का डिस्कशन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म वगैरह सब हम NRI के अंदर कर लेते हैं. लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स, इंडेक्सेशन कब मिलेगा नहीं मिलेगा, 20% और ऑप्शनल 10%, ऑल दैट इज डिस्कस. टैक्सेबल ट्रांसफर के इंक्लूजन में सेल फॉर मनी एक्सचेंज और बार्टर फॉर अदर एसेट, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड. बोथ कंपल्सरी एक्विजिशन एंड कन्वर्जन ऑफ कैपिटल इनटू सेकंड और स्टॉक इन ट्रेड का कैलकुलेशन थोड़ा अलग है. कैपिटल गेन अराइज पहले ही हो जाता है जिस साल वो हुआ है, टैक्स बाद में लगता है. कंपल्सरी एक्विजिशन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पूरा का पूरा टैक्सेबल, एंड कन्वर्जन के अंदर व्हेन स्टॉक इज सोल्ड तो पहले एक एक करके ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं. कंपल्सरी एक्विजिशन टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, कॉस्ट पूरा रहेगा इसलिए सेलिंग प्राइस भी पूरा, भले आपको पहले इंस्टॉलमेंट में कुछ भी मिला हो पूरा सेलिंग प्राइस दिया जाएगा. इंडेक्सेशन विल स्टॉप इन द ईयर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द अमाउंट ऑफ compensation तो आप रेट पेटिशन करोगे, and hence compensation will be taxable in the year of
फाइनल ऑर्डर कॉस्ट तो ऑलरेडी हो गया तो जीरो, लिटिगेशन एक्सपेंसेस का आपको डिडक्शन मिलेगा। एंड व्हाट अबाउट कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड? कन्वर्जन वाले साल में कुछ नहीं होगा। व्हेन द स्टॉक इज सोल्ड, उस साल यू पे टैक्स ऑन पीजीबीपी ऑब्वियसली एंड कैपिटल गेन ऑल्सो। एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, वो कैपिटल गेन में सेलिंग प्राइस और पीजीबीपी में कॉस्ट प्राइस बनेगा। एंड कन्वर्जन वाले ईयर में आपका इंडेक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और यही अगर अदर वे राउंड हुआ, स्टॉक कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट, तो वो एफएमवी इस बार पीजीबीपी में कॉस्ट बन जाएगा और कैपिटल गेन में, सॉरी पीजीबीपी में सेलिंग प्राइस बन जाएगा और कैपिटल गेन में कॉस्ट बन जाएगा। अगर डेप्रिशिएबल है तो वो अमाउंट ब्लॉक में ऐड हो जाएगी एंड दैट विल मार्क स्टार्ट ऑफ योर, लास्ट टाइम एंड ऑफ योर होल्डिंग पीरियड था, इस बार स्टार्ट ऑफ योर होल्डिंग पीरियड रहेगा। दैट इज योर taxable transfer. As far as computation is concerned, gross sale consideration money received, इसमें 50C and 50CA में he can question the amount. What are the special cases? Barter और exchange में value of the asset received. In case of conversion, FMV on the date of conversion. क्या transfer? In case of asset destroyed, तो taxable transfer only if compensation is received और वही आपका selling price बन जाएगा. Partner to firm agreed value and firm to partner फेयर मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट आता है 45(5) कंपलसरी एक्विजिशन में कॉम्पेंसेशन या एनहेंस कॉम्पेंसेशन। 45(5) है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो हम टीडीएस में करते हैं, वैल्यू ऑफ द न्यू प्रॉपर्टी प्लस द अमाउंट रिसीव्ड इन मनी इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। 46(1) अगर कंपनी अंडर लिक्विडेशन है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड माइनस डीम डिविडेंड अंडर 222C, अंडर 222C। 50C ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कभी भी हुआ है तो एक्चुअल पर सेलिंग प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विचएवर इज हायर। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो वीओ बुलाओ, दोनों के बीच का वैल्यू कंप्यूट कराओ। अगला ऑप्शन, इफ द डिफरेंस इज अप टू 5% ऑफ एक्चुअल, मतलब एक्चुअल इंटू 105% करोगे तो उससे ज्यादा नहीं है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो आपका एक्चुअली एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्चुअल ही एक्सेप्ट आपका हो जाएगा। एंड यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन टू टेक अग्रीमेंट डेट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इफ एडवांस वाज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट। अगेन सेम 3 मोड्स एंड अगेन अमेंडमेंट, इट विल इंक्लूड प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑल्सो। प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स भी यहां पर कवर होने वाले। आर वी क्लियर? देन 50CA अनलिस्टेड शेयर्स का अगर सेल हुआ, अगेन एक्चुअल सेलिंग प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विचएवर इज हायर, बट एक अमेंडमेंट आया कि वी विल नोटिफाई सम एक्सेप्शंस, आया नहीं। एंड 50D व्हेनेवर यू कैन नॉट डिटरमाइन देन द वैल्यू ऑफ एसेट दैट यू हैव ट्रांसफर, जो नॉर्मली नहीं होता है बट वी विल take it. Transfer expense में कुछ नहीं है, normal expense will be allowed as a deduction. We will arrive at net sale consideration. Cost of acquisition is the amount paid to get ownership. Index cost is cost into CII of transfer year divided by CII of acquisition year. Some special cases are prescribed here also. Most important case will be cost to the previous owner. अगर inheritance में not a taxable transfer में मिला है, cost previous owner. Holding period प्रीवियस ओनर, वो कंपलसरी है। इंडेक्सेशन एक्ट बोलता है करंट ओनर, बॉम्बे हाईकोर्ट मंजुला शाह बोलता है इंडेक्सेशन ऑल्सो फ्रॉम दी प्रीवियस ओनर। जो भी आप ले लो, राइट अ नोट अकॉर्डिंगली, यू कैन डू that. It is going to be compulsory to take cost to the previous owner if you are covered. If an asset is acquired before 1401, then actual cost or FMV or 1401, whichever is higher, so that indexation between the two periods is incorporated. तो FMV option ले सकते हो for all assets including bonus shares. खाली depreciable asset में, self generated asset में ये option available नहीं है, खाली 2 में available नहीं है। इसके अलावा आप जो स्पेशल केसेस ऑफ कॉस्ट है, थोड़े थोड़े सेल्फ जनरेटेड का कॉस्ट 0 रहता है, डेप्रिसिएशन का ओपनिंग प्लस परचेसेस रहता है, बोनस का 0, लेकिन उसमें एफएमवी ऑप्शन मिलता है। राइट एंटाइटलमेंट में इट इज 0। राइट शेयर एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए एक्चुअल, लेकिन बाहर वाले के लिए पेड टू एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर प्लस पेड टू कंपनी, वो वाला आपका कॉस्ट रहेगा। अमेलगमेशन में पूरा कॉस्ट शिफ्ट होता है, डीमर्जर में स्प्लिट होता है इन द प्रोपोर्शन ऑफ ट्रांसफर। इफ इट इज एडवांस मनी फोरफिटेड, फोरफिचर अप टू 13-14 हुआ है तो आपके कॉस्ट में से माइनस होगा। 14-15 से तो वो आईएफओएस में टैक्सेबल होने लग गया, और वो भी माइनस होगा ओनली इफ करंट ओनर, प्रीवियस ओनर का माइनस नहीं होगा। 50B स्लम सेल भी हम इधर ही करते हैं। स्लम सेल के अंदर वी टेक नेट वर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करते हैं। एसेट के अंदर डेप्रिशिएबल एसेट का WDV अंडर 32, नॉन डेप्रिशिएबल का बुक वैल्यू 35 या 35 AD का डिडक्शन लिया है तो 0, एंड नॉन ये माइनस लायबिलिटीज करके वी गेट द नेटवर्थ दैट बिकम्स कॉस्ट, क्योंकि इसमें करंट एसेट भी आते हैं, इसलिए सम्स लेन में वी नेवर टेक इंडेक्सेशन। लेकिन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म करने का, क्योंकि रेट ऑफ टैक्स विल चेंज। देन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस यू विल गेट, लेकिन 1401 के पहले का नहीं मिलेगा क्योंकि एफएमवी ऑप्शन में आ जाता है। एंड आफ्टर दिस अ लॉन्ग चेन ऑफ एग्जेम्पशंस प्रिस्क्राइब्ड, एक एसेट की जगह दूसरे एसेट में इन्वेस्ट करोगे, हाउस के जगह हाउस, एग्रीकल्चर लैंड की जगह पे सेल वन एसेट, इन्वेस्ट इन अनदर एसेट विद इन द सर्टेन टाइम सब्जेक्ट टू सर्टेन क्वांटम, यू विल गेट योर एग्जेम्पशन। इसमें जो मेन सेक्शन 54 है उसमें एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट
नाउ इंस्टेड ऑफ 1 यू विल गेट 2 हाउसेस। लेकिन सुनो, योर कैपिटल गेन शुड बी अप टू 2 करोड़ तो ही मिलेगा, वो भी वंस इन अ लाइफ टाइम मिलेगा। और जो दूसरा वाला हाउस है उसको भी सब कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, मतलब इन इंडिया होना चाहिए, परचेज हुआ तो विद इन 2 years, कंस्ट्रक्ट हुआ तो विद इन 3 years, दोनों हाउस वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करे। इफ योर कैपिटल गेन इज अप टू 2 करोड़ यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ 2 हाउसेस वंस इन अ लाइफ टाइम। बाकी सब एग्जाम्पशंस आप गो थ्रू कर दोगे। तो दैट इज अवर चैप्टर कॉल्ड capital gains. Let's go ahead, next chapter, other sources. Anything that is not included anywhere else will come and get included in your chapter income from other sources. जो कहीं और नहीं जाएगा that will be taxable under income from other sources. लेकिन एक स्पेसिफिक लिस्ट दिया, डिविडेंड ऑलवेज हियर, गिफ्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं, बाकी सब ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन, एनएस कॉम्पेंसेशन तो 50% डिडक्शन मिलता है। फैमिली पेंशन में 15,000 और 1/3 विचएवर इज लोअर का डिडक्शन मिलता है, बाकी सब ठीक है। बट द मेन थिंग इज गोइंग टू बी गिफ्ट। गिफ्ट विल बी टैक्सेबल वेदर रिसीव बाय एनी एसएससी। इट विल कवर सिलेक्टेड एसेट्स, सब कुछ नहीं कवर होता है। दैट ऑल्सो रिसीवर के लिए कैपिटल एसेट होना चाहिए, दैट ऑल्सो एग्जाम नहीं होना चाहिए। ओकेजन ऑफ मैरिज, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, डेथ, विल, इनहेरिटेंस से मिला हुआ, ट्रस्ट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से मिला हुआ, अमेलगमेशन के ऊपर मिले हुए शेयर्स, डीमर्जर के ऊपर मिले हुए शेयर्स, या एक अमेंडमेंट आया, एनी अदर नोटिफाइड, ये केसेस में एग्जेम्प्ट रहेगा। बाकी सब केसेस में इट विल बी टैक्सेबल। मनी गिफ्ट में टोटल एनुअल 50,000 का लिमिट है। इफ इट इज 50,001 फुल्ली टैक्सेबल होगा। इफ एवरी कैटेगरी इज 50,000 लिमिट। मूवेबल प्रॉपर्टी नो कंसिडरेशन है, पूरी कैटेगरी का 50,000 का साल का लिमिट है, एक एक एसेट का नहीं लेकिन कैटेगरी का। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तो डिफरेंस इज द गिफ्ट, पूरे साल का टोटल अगर 50,000 क्रॉस हुआ है तो। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो हमको ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन 50,000 का लिमिट मिलता है। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी नो कंसिडरेशन, एवरी प्रॉपर्टी वेयर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 50,000 वो टैक्सेबल। यू गेट इट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, पूरे साल का नहीं। लेकिन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तो डिफरेंस देखने का, अगेन ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। एंड हियर आल्सो यू हैव द फैसिलिटी ऑफ अग्रीमेंट डेट, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ये 43C है जो पीजीबीपी के लिए है, 50C जो आपका कैपिटल गेन्स के लिए है, एंड आपका 56 जो रिसीवर बायर के लिए है। इफ इट इज अग्रीमेंट डेट, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, सेम 3 अलाउेबल मोड्स, सेम 3 अमेंडमेंट, सेम 5% का मार्जिन भी आपको मिलेगा। ऑल दैट विच इज अवेलेबल विल बी अवेलेबल हियर ऑल्सो। और 56(2)(7) भी प्राइवेट कंपनी करती है, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड मोर देन मार्केट वैल्यू। तो द एक्सेस ओवर मार्केट वैल्यू, नॉट योर एंटायर प्रीमियम बट द एक्सेस ओवर मार्केट वैल्यू विल बी टैक्सेबल। दैट्स योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्लबिंग ऑफ इनकम हमारे अगले चैप्टर के अंदर एक लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस दिया है। ये इनकम, ये इनकम आपकी अगर हुई है तो किसी और की भी इनकम है, देन ऑल्सो इट विल बी क्लब्ड इन योर हैंड्स। मोस्ट फेमस एग्जांपल माइनर चाइल्ड का जो पेरेंट्स है, बाकी एक लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस है, गो थ्रू करेंगे। सेट ऑफ का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लॉस बाय लॉस बता देता हूं, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। सैलरी में नो लॉस इज पॉसिबल। हाउस प्रॉपर्टी लॉस सबसे पहले हम लोग इंटर सोर्स करेंगे, चुपचाप एडजस्ट हो जाएगा। विद इन द हाउस प्रॉपर्टी हेड ऑफ इनकम चुपचाप एडजस्ट हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। अदर हेड्स के सामने लेके जाओगे इंटर हेड, पहली बात तो यू कांट टेक इट अगेंस्ट कैजुअल अर्निंग्स। दूसरी बात, दूसरे इनकम्स के सामने भी मैक्सिमम 2 लाख रुपीस, बाकी का कैरी फॉरवर्ड। और अब कैरी फॉरवर्ड कितने साल के लिए? रिटर्न लेट भी हो सकता है, 8 years तक कैरी फॉरवर्ड, बट अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं। पीजीबीपी में पहला स्पेक्यूलेशन लॉस ओनली अगेंस्ट स्पेक्यूलेशन इनकम, नहीं है तो डायरेक्ट कैरी फॉरवर्ड 4 years के लिए होगा अगेंस्ट स्पेक्यूलेशन इनकम, आरओआई ऑन टाइम। स्पेसिफाइड लॉस ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड इनकम, नहीं है तो डायरेक्ट कैरी फॉरवर्ड होगा अनलिमिटेड पीरियड, आरओआई ऑन टाइम, 14 में से किसी के सामने। एंड अदर बिजनेस लॉसेस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनीथिंग इंक्लूडिंग स्पेक्यूलेशन स्पेसिफाइड, नहीं है तो इंटर हेड में लेके जा अगेंस्ट एनीथिंग, खाली सैलरी कैजुअल विनिंग्स के सामने नहीं। कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता है अप टू अ पीरियड ऑफ 8 years, बट यू विल हैव टू फाइल योर आरओआई ऑन टाइम। और अगर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस है तो ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूएंस की कोई रिकवरी होती है तो ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूएंस का लॉस उसके सामने, रिकवरी के सामने एडजस्ट हो सकता है। बिजनेस का पार्ट होता है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, बट वी ट्रीट इट सेपरेट क्योंकि इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं। यू कैन एडजस्ट इट अगेंस्ट एनी इनकम एक्सक्लूडिंग सैलरी एंड कैजुअल विनिंग्स। You can carry forward for unlimited period even if you file your ROI on time, or future may be against any income excluding salary and casual earning. If we go to capital loss, short term loss can be adjusted against long term gain or short term gain, नहीं तो सीधा carry forward, इंटरहेड नहीं है, 8 years file ROI on time against any capital gain. Long term loss only against long term gains, अदरवाइज सीधा कैरी फॉरवर्ड, वो भी आरओआई टाइम पे फाइल करना पड़ेगा, 8 years ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म गेन्स। आईएफओएस में जो कैजुअल लॉसेस होता है वो तो इमीडिएटली लैप्स। ओएमआरएच लॉसेस कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट ओएमआरएच गेन्स, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड 4 years के लिए ओनली अगेंस्ट ओएमआरएच, आरओआई टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। एंड अदर आईएफओएस लॉसेस
can be adjusted inter-source, including OMRH, but not against casual winnings, obviously. Then you can take it to other heads without any restriction, and you can not carry forward. सबसे मेन ये carry forward करना allowed नहीं है. तो IFOS में खाली OMRH ही carry forward होता है. In this logical chronological order, we have studied our entire chapter, set off and carry forward of losses. Let's go ahead, last chapter. ओल्ड सिलेबस के लिए लास्ट चैप्टर, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A. जीटीआई में से मिलता है मैक्सिमम डिडक्शन इक्वल टू जीटीआई, लेकिन यू डोंट गेट डिडक्शन अगेंस्ट स्पेशल रेट इनकम. एंड 35 AD में से इनकम. 3 कैटेगरी है, एक्सपेंस रिलेटेड ओनली इफ यू स्पेंड मनी, किसी भी इनकम के सामने ले सकते हो. अदर डिडक्शन खाली नाम का कैटेगरी, उसमें 80U है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, नॉर्मल डिसेबिलिटी 75, सीवियर डिसेबिलिटी 1,25,000. एंड इनकम रिलेटेड में एक अदर इनकम में बोला 80 TTA TTB. TTA के अंदर TTB बोलते पहले रेसिडेंट 60 years और above, then whether it is saving, FD, RD, actual or 50,000 whichever is lower, and all other interest including non-resident individuals. अगर आपका ओनली सेविंग अकाउंट है तो एक्चुअल, खाली सेविंग अकाउंट में से मिलता है, एक्चुअल और 10,000 whichever is lower. So senior citizen can't take in TTA and others can't take in TTB only if resident. और बाकी आपके इनकम रिलेटेड डिडक्शन which you can take only against specific incomes. आपको एक्सपेंस रिलेटेड में 80C 80D वगैरह जो कभी भी फुल फ्लेजेडली नहीं आएंगे, मगर किसी बड़े क्वेश्चन में, DTAA के क्वेश्चन में आपको 80C 80D के लिए टेस्ट किया जा सकता है. NRI के 80C 80D जो बेसिक्स है, कुछ सेक्शंस आपको करना पड़ेगा. एंड इनकम रिलेटेड में द इंपॉर्टेंट वंस आर 80 IAC टैक्स डिडक्शन फॉर स्टार्टअप्स 3 consecutive years out of first 7 years. Turnover should be up to 25 crore, up to 25 crore. Certain conditions are prescribed over there. एक IBA न्यू हाउसिंग प्रोजेक्ट का, इस IB के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हुआ है. लेट मी टेल यू द अमेंडमेंट्स. ऑल्सो मेट्रो सिटीज मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता थी, उसके अंदर कुछ लोकेशंस को ऐड किया. हैदराबाद इंक्लूड होगा, बैंगलोर इंक्लूड होगा, दिल्ली के साथ साथ पूरा NCR, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव विल बी इंक्लूडेड, और मुंबई के साथ पूरा मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन इस मेट्रो में, और बाकी सब जाएगा अदर प्लेसेस में. प्लॉट साइज में कुछ चेंज नहीं हुआ. मेट्रो में 1000, नॉन मेट्रो में 2000 का मिनिमम रिक्वायरमेंट, लेकिन जो इंडिविजुअल हाउस का साइज है उसमें अमेंडमेंट आया. मेट्रो सिटीज में मैक्सिमम 30 स्क्वायर मीटर था एंड नॉन मेट्रो में मैक्सिमम 60 स्क्वायर मीटर था. दिस विल चेंज फ्रॉम 30 एंड 60 टू मेट्रो में 60 अलाउड हो जाएगा, नॉन मेट्रो में 90. सो 30 एंड 60 विल चेंज टू 60 एंड 90. और मेट्रो में कुछ नई सिटीज भी ऐड हुई है. But all this will be applicable only if the project is approved on or after 1st September 19. प्रोजेक्ट अप्रूव होना चाहिए. जो पहले से अप्रूव्ड है अब चेंज नहीं हो सकता है, जो पहले से अप्रूव्ड है वो चेंज नहीं. प्रोजेक्ट अप्रूव्ड ऑन और आफ्टर 1st September 19. एंड इस सेक्शन में डिडक्शन लेने के लिए किसी भी प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वो भी एक अमेंडमेंट इफ प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड ऑन और आफ्टर 1st September 19. और एक 80JJAA जो आप जॉब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए 30% ऑफ योर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, वहां पे भी 3 अलावेबल मोड्स में सेम अमेंडमेंट, तो आपको वो डिडक्शन मिलेगा रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स दैट यू आर शोइंग फ्रॉम योर बिजनेस. सो इनकम रिलेटेड में ये इंपॉर्टेंट है. और आपके एक्सपेंस रिलेटेड में जो 2 अमेंडमेंट आए हैं वो 2 नए सेक्शन आपको बता देते हैं. 80 EEA हाउसिंग लोन, देखो ऑलरेडी EE तो था, वो लोन टेकन इन 16-17 के लिए था, वो तो चला गया. अब अगर आप लोन लेते हो इन 19-20, दिस इज योर फर्स्ट हाउस एंड द वैल्यू ऑफ द हाउस इज अप टू 45 lakhs, तो आपको एक्चुअल इंटरेस्ट और 1,50,000 whichever is lower. लेकिन सुन, पहला हाउस है तो पहले SOP ले, SOP लेके कुछ बच गया तो तू इधर आ सकता है. 80EE में भी वही था, दोनों में फर्स्ट हाउस था, दोनों में SOP था, दोनों में पहला प्रेफरेंस SOP को ही देना पड़ता था 2 लाख रुपीस हाउस प्रॉपर्टी में, दोनों में बचा हुआ यहां पे आता था, दोनों में हाउस की वैल्यू पे लिमिट है. 80 EE में 50 लाख का लिमिट था, यहां पे 45 लाख का. लेकिन डिफरेंस क्या, दैट वाज लोन टेकन इन 16-17, दिस इज लोन टेकन इन 19-20. दूसरा डिफरेंस, वहां पर लोन की वैल्यू पे भी लिमिट था मैक्सिमम 35 लाख, यहां पे लोन की वैल्यू पे लिमिट तो नहीं लगाया, लेकिन हाउस की वैल्यू को इतना कम कर दिया कि लोन ऑटोमेटिकली लिमिट में आ जाएगा. एंड तीसरा डिफरेंस, क्वांटम ऑफ डिडक्शन, वहां पे मैक्सिमम 50,000, यहां पे मैक्सिमम 1.5 लाख. सो 80 EEA इज द न्यू सेक्शन. लेट्स गो टू 80 EEB करके भी एक नया सेक्शन आया. फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर आप कोई लोन लेते हो फ्रॉम द पीरियड 1 April 19 अप टू 23, तो आप CA बन जाओ, बहुत कमाओ, नया गाड़ी खरीदो, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इकोनॉमिकल भी रहेगा और कॉस्ट सेविंग भी होगा, सब एनवायरमेंट के लिए भी सेविंग्स रहेगा. और अगर आप उसके लिए लोन लेते हो, उस लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन 80 EEB, एक्चुअल इंटरेस्ट और 1,50,000 whichever is lower का 80 EEB डिडक्शन भी
आपको मिलेगा। सो 1.5 लाख का इंटरेस्ट अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख। ऑब्वियसली इन दोनों सेक्शन में, इनकम टैक्स में, फिर किसी और सेक्शन में, पीजीबीपी में नहीं ले सकता हूं, वहां पे ले रहे हो तो फिर यहां पे नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, एनी वन प्लेस। सो दैट इज अवर डिडक्शंस का चैप्टर एंड दैट वाज अवर होल सिलेबस का स्टूडेंट्स। इफ वी टॉक अबाउट न्यू सिलेबस, 3 एक्स्ट्रा चैप्टर आपको पता है, बीईपीएस, टैक्स ट्रीटीज, मॉडल टैक्स कन्वेंशन, तीनों के अंदर टेक्स्ट बुक के पीछे जितने क्वेश्चंस है, बीईपीएस में जो 15 एक्शन प्लान दिए उसके बारे में जो दिया है, टैक्स ट्रीटीज में हाउ टू इंटरप्रेट ट्रीटीज, एंड मॉडल टैक्स कन्वेंशन के सिलेक्टेड क्लॉसेस जिसके ऊपर टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चन है। डू दैट मच, इफ यू डू दैट मच देन योर वर्क विल बी सॉर्टेड। दैट इज अवर रिवीजन लेक्चर, दैट इज अवर रिवीजन लेक्चर फॉर मिक्सचर ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज का जो रिवीजन लेक्चर हमको करना था। आई ट्राइड टू बी एज फास्ट एज पॉसिबल बिकॉज मिनिमम ड्यूरेशन में मैं आपका कम से कम टाइम कंज्यूम करके मैं आपको मैक्सिमम कैसे दे सकता हूं। एज आई सेड इन द बिगिनिंग, जिसने पहले पढ़ लिया है उसके लिए मैं फटाफट बोलते जाऊंगा, इट विल बी वेरी इजी। बहुत ही सुपर स्पीडी रिवीजन, आपके क्विक रिवीजन के लिए ड्राफ्ट किया हुआ कोर्स है। आई होप you enjoyed the lecture, I hope you liked the lecture. This is Professor Siddharth Surana. Thank you very, very much.